हेलो एंड ग्रेट वेलकम। तो बेटा इस पर्टिकुलर सेशन में स्टार्ट करेंगे इंड एस टू। सबको मालूम है जो इंड एस टू है उसका ताल्लुक वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से है और ये स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट बिल्कुल सेम है जो आपने एग्जिस्टिंग स्टैंडर्ड एस टू इससे पहले के लेवल पे करा हुआ है। अब पहले कुछ नॉर्मल चीजें जो हैं, अब जैसे कि मैंने लिखा ही है कि जो AS2 है उसका जो क्रक्स है या उसका जो थीम है वो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री से डील करता है। जहां तक इसके ऑब्जेक्टिव का सवाल है, सभी को मालूम है कि कोई भी जो स्टैंडर्ड होता है वो एक पर्टिकुलर चीज की मेजरमेंट के बारे में, उसकी प्रेजेंटेशन के बारे में, उसके डिस्क्लोजर के बारे में कुछ गाइडलाइंस देते हैं। तो इसी तरह से जो ये स्टैंडर्ड है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ये बेसिकली हमें कुछ गाइडलाइन देगा कि इन्वेंट्री की कॉस्ट को किस तरीके से रिकग्नाइज करना है, किस तरीके से उसको हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। जब हम इन्वेंट्री को अगर क्या बोलते हैं राइट डाउन करेंगे तो किस तरीके से हम उसको करेंगे, उसकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू को किस तरीके से कंप्यूट करेंगे। अब इस स्टैंडर्ड का सिग्निफिकेंट इस मायने में ज्यादा है क्योंकि सबको मालूम है कि जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री है वो हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाते हैं और बैलेंस शीट में भी दिखाते हैं। तो इसलिए जरूरी है कि जो वैल्यूएशन हो इन्वेंट्री का वो बिल्कुल प्रॉपर तरीके से हो, ठीक तरीके से हो, जिससे कि हमारी फाइनेंशियल से हमारी पोजीशन जो है वो बिल्कुल ट्रू एंड फेयर नजर आनी चाहिए। अब ये जो स्टैंडर्ड है, जैसे कुछ स्टैंडर्ड में हमेशा एक्सेप्शंस होती है, तो इस स्टैंडर्ड के मुताबिक भी जो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज हैं, ये जो स्टैंडर्ड है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट के लिए अप्लाई नहीं करता है। दिस स्टैंडर्ड विल नॉट अप्लाई, डज नॉट अप्लाई टू फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। एक तो ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट और बायोलॉजिकल एसेट। बायोलॉजिकल एसेट्स जो होते हैं वो एनिमल्स भी हो सकते हैं, लिविंग प्लांट्स भी हो सकते हैं, जिनके बारे में तुम इंड AS 41 में पढ़ोगे। फिर आगे इसमें यह भी लिखा हुआ है कि दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू द मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री। दिस स्टैंडर्ड डज नॉट अप्लाई टू द मेजरमेंट ऑफ द फॉलोइंग इन्वेंट्री। जैसे एग्रीकल्चरल एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हैं या एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है आफ्टर हार्वेस्ट। फॉर एग्जांपल मैंगो ट्री है, मैंगो ट्री से मैंने मैंगो तोड़ दिए तो हार्वेस्ट कर लिया मैंने, तो ये एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस है। तो ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करता है टू द मेजरमेंट ऑफ फॉलोइंग इन्वेंट्री: एग्रीकल्चर एंड फॉरेस्ट प्रोडक्ट, एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आफ्टर हार्वेस्ट, मिनरल्स एंड मिनरल प्रोडक्ट्स दैट आर मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू। तो इस पर ये अप्लाई नहीं करेगा। और इसी तरीके से ये स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं करता है टू द मेजरमेंट ऑफ कमोडिटी ट्रेड्स विच आर कंडक्टेड बाय द ब्रोकर्स दैट आर मेजर्ड एट फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल्स। तो कुछ एक्सेप्शंस इसमें भी हैं। अब मेन हम जो आते हैं पॉइंट पर वो ये है कि इन्वेंट्री सबसे पहले तो क्या चीज है। करेक्ट लिखा हुआ है कि इन्वेंट्रीज आर एसेट्स, इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। एग्जांपल फिनिश्ड गुड्स। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि कोई रियल एस्टेट कंपनी है। अब रियल एस्टेट कंपनी का काम बेसिकली क्या है? घर बनाना, घर बना करके बेचना, ये उनका ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस है। तो इवन इनके लिए जो हाउसेज हैं, दिखने में तो ये बड़े बड़े एसेट्स हैं, करेक्ट, लेकिन अगर इन्होंने हाउसेस को होल्ड करके रखा है, हेल्ड करके रखा है फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो ये हाउसेस इनके लिए फिनिश्ड गुड्स हैं। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? तो इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, एग्जांपल फिनिश्ड गुड्स। इसी तरह से इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सच सेल, एग्जाम्पल वर्क इन प्रोग्रेस। फॉर एग्जाम्पल इस रियल एस्टेट एंटिटी ने अभी कोई हाउस है वो कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस में है, तो कंस्ट्रक्शन की स्टेजेस में इसका मतलब ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस की स्टेज में है। जब ये बन जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो हम इसको बेच देंगे। इसी तरह से इन्वेंट्रीज आर एसेट्स हेल्ड इन द फॉर्म ऑफ मटेरियल सप्लाईज टू बी कंज्यूम्ड इन द प्रोडक्शन प्रोसेस और इन द रेंडरिंग ऑफ सर्विसेज, एग्जाम्पल रॉ मटेरियल। सिंपल वर्ड्स में जब हम वर्ड इन्वेंट्री यूज करते हैं तो उसके अंदर फिनिश्ड गुड्स भी आ सकते हैं, वर्क इन प्रोग्रेस भी आ सकता है, और उसके अंदर जैसा कि तुमने देखा रॉ मटेरियल भी इंक्लूड हो सकते हैं। करेक्ट, पहले तो ये चीजें तुम्हें मालूम हो जानी चाहिए। अब ये चीजें तुम्हें जब मालूम हो गई, ये बड़ी बेसिक सी चीजें और तुम्हें पहले से ही मालूम है, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। अब मेन चीज आती है इनिशियल रिकॉर्डिंग ऑफ इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज को इनिशियली हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं? जैसे किसी भी एसेट को नॉर्मली हम एट कॉस्ट पे रिकॉर्ड करते हैं, तो इन्वेंट्री को भी इनिशियली हम कॉस्ट पे रिकॉर्ड करेंगे। और कॉस्ट का बेसिकली मतलब होता है जैसे परचेज प्राइस, लेकिन कोई टैक्सेस, ड्यूटी, सेस वगैरह हैं तो हम ऐड करेंगे। और कोई भी ऐसा खर्चा जो इन्वेंट्रीज को लाने में लगता है प्रेजेंट लोकेशन तक, वो खर्चा भी मैं ऐड करूंगा।
लेकिन अगर मुझे कोई ट्रेड डिस्काउंट मिला है, ड्यूटी ड्रॉबैक्स हुआ है या टैक्स क्रेडिट हुआ है तो वो मैं माइनस करूंगा। तो इस तरह से इनिशियल रिकॉर्डिंग करी जाएगी इन्वेंट्री की एट कॉस्ट पर। अब इन्वेंट्री की जो फाइनल रिकॉर्डिंग है, फाइनल रिकॉर्डिंग का मतलब जब मैं अपने फाइनेंशियल्स तैयार करता हूं रिपोर्टिंग डेट को। इनिशियल रिकॉर्डिंग का मतलब है जब मैंने इन्वेंट्री खरीदी। तो फाइनल रिकॉर्डिंग हम किस तरीके से करेंगे? फाइनल रिकॉर्डिंग जब मैं फिनिश्ड गुड्स की करूंगा, फिनिश्ड गुड्स की, तो सभी को मालूम है कि फाइनल रिकॉर्डिंग जो होती है वो लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है, करेक्ट। तो फिनिश्ड गुड्स का जहां तक सवाल है, जब मैं अपने फाइनेंशियल ड्रॉ करूंगा रिपोर्टिंग डेट को, फिनिश्ड गुड्स को मैं वैल्यू करूंगा एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब होता है एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस लेस एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस, अगर मेरे को लगता है कि मुझे कुछ खर्चे करने पड़ेंगे इसको सेल करने में, तो वो मैं माइनस करूंगा, तब मेरे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। इसी तरह से फाइनल रिकॉर्डिंग करते समय वर्क इन प्रोग्रेस को हम कैसे मेजर करेंगे? वर्क इन प्रोग्रेस को भी हम कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, दोनों में से जो छोटी फिगर होगी उसी पर वैल्यू करेंगे, इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं है। लेकिन थोड़ा सा तुम्हें ध्यान ये रखना पड़ेगा, जब मैं वर्क इन प्रोग्रेस के केस में नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड करूंगा तो एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस तो मैं लिखूंगा ही, और कन्वर्जन कॉस्ट, क्योंकि ये अभी वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको फिनिश्ड गुड्स बनाने में मुझे कुछ खर्चा करना पड़ेगा, तो उसको भी मैं एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस में से माइनस करूंगा, और कोई एक्सपेक्टेड सेलिंग एक्सपेंसेस होंगे तो मैं वो भी माइनस करूंगा। उसके बाद मेरे पास नेट रियलाइजेबल वैल्यू आएगी। अब क्वेश्चंस जो तुम्हें एग्जामिनेशंस में आते हैं वो बेसिकली रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन से आते हैं। जब हम फाइनल रिकॉर्डिंग करते हैं तो रॉ मटेरियल को किस तरीके से वैल्यू करा जाता है। अगर इस पर्टिकुलर इंड एएस से इस लेवल पे कोई क्वेश्चन आ सकता है तो वो इस टॉपिक से आ सकता है, ऑनेस्टली स्पीकिंग, करेक्ट, क्योंकि ये इजी स्टैंडर्ड है। इससे पहले के लेवल पे आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से इस स्टैंडर्ड को करा हुआ है। मैंने कहा इंड एएस 2 में से वैसे तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है इस लेवल पे, लेकिन अगर कोई केस स्टडी आ सकती है तो जनरली वो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन से आ सकती है। 3 तरह की इन्वेंट्रीज होती है। इन्वेंट्री को इनफैक्ट 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस और रॉ मटेरियल। आपने देख लिया कि जो फिनिश्ड गुड्स होते हैं या वर्क इन प्रोग्रेस होती है उनकी जो वैल्यूएशन होती है जब हम फाइनेंशियल्स ड्रॉ करते हैं, यानी कि जिसको फाइनल रिकॉर्डिंग कहते हैं, तो लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू पर होती है। लोअर ऑफ कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू। जहां तक सवाल है फिनिश्ड गुड्स का या वर्क इन प्रोग्रेस का, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूं जब मैं फाइनल रिकॉर्डिंग करूंगा तो रॉ मटेरियल को मैं कैसे, रॉ मटेरियल की जो बची हुई यूनिट्स हैं उनकी मैं वैल्यूएशन कैसे करूंगा, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। तो सबसे इसको कैसे करते हैं यहां ध्यान से देखो। रॉ मटेरियल की जो बची हुई यूनिट्स हैं उनको हम कैसे वैल्यू करेंगे, ये डिपेंड करता है कि जो रॉ मटेरियल है जिस फिनिश्ड प्रोडक्ट में यूज होने जा रहा है उसकी कॉस्ट या सेलिंग प्राइस क्या है। ध्यान से देखिए, मान लेते हैं मेरे पास कुछ रॉ मटेरियल हैं और ये रॉ मटेरियल इस किसी पर्टिकुलर फिनिश्ड गुड्स में यूज होंगे। जिस फिनिश्ड गुड्स में यूज होंगे पहले तो मैं उस फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट को देखूंगा और उसकी सेलिंग प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू को देखूंगा, करेक्ट। यानी कि जब मैं रॉ मटेरियल जो बची हुई यूनिट्स हैं अगर मैं उनको वैल्यू करूंगा तो वैल्यू करने से पहले मुझे यह देखना पड़ेगा कि ये रॉ मटेरियल कौन से फिनिश्ड गुड्स में जो है इनकॉर्पोरेट होने जा रहे हैं। ये रॉ मटेरियल जिस फिनिश्ड गुड्स में भी इनकॉर्पोरेट या यूज होने जा रहे हैं तो उस फिनिश्ड गुड्स की मेरे को कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को पहले देखना पड़ेगा। और फिर मैं ये देखूंगा कि जो फिनिश्ड गुड्स हैं अगर उनकी सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है, यानी कि रॉ मटेरियल जिन फिनिश्ड गुड्स में यूज हो रहे हैं उन फिनिश्ड गुड्स की अगर सेलिंग प्राइस फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, तो जो बची हुई यूनिट्स हैं रॉ मटेरियल की, रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल शेल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। उस केस में मैं उसको कॉस्ट पर वैल्यू करूंगा। यानी कि अगर फिनिश्ड गुड्स की सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है, सेलिंग प्राइस अगर कॉस्ट से ज्यादा है तो फिर जो रॉ मटेरियल की बची हुई यूनिट्स हैं उनको मैं जो वैल्यू करूंगा वो एट कॉस्ट पे करूंगा। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस जो है फिनिश्ड गुड्स की लेस देन कॉस्ट है, अगर सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट, लेकिन अगर सेलिंग प्राइस लेस देन कॉस्ट है फिनिश्ड गुड्स से, तो फिर उस केस में जो रिमेनिंग यूनिट्स है रॉ मटेरियल की उनको जो वैल्यू करा जाएगा वो करा जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पे। इज इट क्लियर टू यू?
अगर सेलिंग प्राइस ज्यादा होती है तब तो मैं रॉ मटेरियल की जो बची हुई यूनिट्स हैं उनको वैल्यू करूंगा कॉस्ट पर। कॉस्ट का मतलब रॉ मटेरियल की जो कॉस्ट है, नंबर वन। नंबर टू, अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट से कम है तो उस केस में जो रॉ मटेरियल है उनकी जो बची हुई यूनिट्स है उनको वैल्यू करा जाएगा रिप्लेसमेंट कॉस्ट में। रिप्लेसमेंट कॉस्ट तुम्हें क्वेश्चन में हमेशा दी होगी। ये दो चीजें तुम्हें मालूम होनी चाहिए। तो ये चीजें मालूम होने के बाद आगे मैंने एक टॉपिक लिखा है जो कि बेसिकली तुम्हें वैसे ही मालूम है, व्हाट डज कॉस्ट कंप्राइज ऑफ। जब हम कॉस्ट की बात करते हैं तो कॉस्ट ऑफ परचेज, कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन और कोई भी अदर कॉस्ट जो हमने इन्वेंट्री को खरीदने में लगाई है उसको अपने यहां तक लाने में, अपनी प्रेजेंट लोकेशन तक और प्रेजेंट कंडीशन तक लाने में लगाई है, वो सब चीजें हम इन्वेंट्री की कॉस्ट में इंक्लूड करते हैं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू के बारे में भी मैंने तुम्हें बता ही दिया कि नेट रियलाइजेबल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ द बिजनेस लेस एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन एंड एस्टिमेटेड कॉस्ट नेसेसरी टू मेक द सेल। यानी कि जो भी एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस है उसमें से अगर मुझको लगता है कि कुछ और कॉस्ट लगानी पड़ेगी वो मैं माइनस करूंगा और एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट भी माइनस करूंगा। अब मैंने कहा कि जो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन है उससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो पहली केस स्टडी को मैंने देखा और पहली केस स्टडी को अब आप ध्यान से नोट करें। मैंने कहा कि अगर क्वेश्चन आ सकता है तो इसी टॉपिक से आ सकता है, वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल से, क्योंकि जो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होता है वो डिपेंड करता है बेसिकली जो फिनिश्ड गुड्स है जिसमें कि वो इनकॉर्पोरेट होने जा रहे हैं और फिनिश्ड गुड्स की क्या कॉस्ट और क्या सेलिंग प्राइस है उसी के हिसाब से रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन होगा। कैसे होगा ये देखने के लिए अब यहां पर ध्यान से देखें। कहते हैं रॉ मटेरियल वॉज परचेस्ड एट ₹100 पर केजी। हमने रॉ मटेरियल खरीदा है और रॉ मटेरियल की कॉस्ट जो है ₹100 पर केजी है। प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल इज ऑन द डिक्लाइन, और क्वेश्चन ये भी कहता है कि रॉ मटेरियल का प्राइस जो है वो फॉल होते जा रहा है। फिनिश्ड गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो द कॉस्ट प्राइस। अब इस क्वेश्चन में उसने हमें एक चीज का इशारा कर दिया। क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि ये जो रॉ मटेरियल हैं जिस फिनिश्ड गुड्स में भी यूज होने जा रहे हैं, ये जो रॉ मटेरियल है जिस फिनिश्ड गुड्स में भी यूज होने जा रहे हैं, क्वेश्चन ने हमें बता दिया कि वो जो फिनिश्ड गुड्स हैं, द फिनिश्ड गुड्स इन विच रॉ मटेरियल इज टू बी इनकॉर्पोरेटेड आर एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो द कॉस्ट प्राइस। यानी कि जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से कम है। क्वेश्चन ने हमें यह बता दिया कि सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस फिनिश्ड गुड्स की। तो फिनिश्ड गुड्स जिस फिनिश्ड प्रोडक्ट में यूज होने जा रहे हैं तो फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट और सेलिंग प्राइस को हमने कंपेयर करना होता है। हमें पता लग गया कि सेलिंग प्राइस फिनिश्ड गुड्स की इस वक्त कॉस्ट से कम है। और अभी अभी मैंने बताया था कि अगर रॉ मटेरियल जिस फिनिश्ड गुड्स में यूज होने जा रहे हैं उसकी अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम होगी तो फिर उस केस में सेलिंग प्राइस इज लेस देन द कॉस्ट प्राइस, तो उस केस में हम रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। ये मैंने तुम्हें यहां पर बताया था। इफ सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज लेस देन द कॉस्ट ऑफ द फिनिश्ड गुड्स देन रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ द रॉ मटेरियल शैल बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। करेक्ट। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर मैं इसको वैल्यू करूंगा और क्वेश्चन में तुम्हें रिप्लेसमेंट कॉस्ट दी हुई है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट पर केजी इज 80 यूनिट्स। क्वेश्चन में उसने ये भी बताया कि 10,000 केजी ऑफ रॉ मटेरियल इज इन स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईयर। यानी कि एट द एंड ऑफ द ईयर रॉ मटेरियल तुम्हारे पास 10,000 केजी का बचा हुआ है। अब ये 10,000 केजी को मैं कितने पर वैल्यू करूंगा, तो मैंने देखा कि सेलिंग प्राइस फिनिश्ड गुड्स की कॉस्ट से कम है तो मैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट देखूंगा। तो रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 80 है। तो इसका मतलब 80 इंटू 10,000 के हिसाब से जो भी मेरा आंसर आएगा 8 लाख। तो रॉ मटेरियल की जो बची हुई यूनिट्स हैं वो 8 लाख पर वैल्यू करी जाएंगी। आई होप यू गॉट द आइडिया। इज इट क्लियर टू यू? तो रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन कैसे होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट द वैल्यूएशन ऑफ द रॉ मटेरियल शैल डिपेंड वेरी हेवीली अपॉन द व्हाट वी कॉल कॉस्ट एंड सेलिंग प्राइस ऑफ द फिनिश्ड गुड्स इन विच रॉ मटेरियल आर गोइंग टू बी इनकॉर्पोरेटेड। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज है। ये मैंने आंसर इसमें लिखा ही हुआ है और मैंने आंसर तुम्हें बता भी दिया। और केस स्टडी 2 ये बड़ी इंपॉर्टेंट केस स्टडी है और मॉड्यूल से ली गई है। तो इस केस स्टडी को ध्यान से देखें और इस तरह की केस स्टडी जो है तुम्हें आ सकती है। करेक्ट।
लीजिए जी, कहते हैं एंटिटी एफएलएम लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स फिनिश्ड प्रोडक्ट वाई। पहले तो वो कहते हैं कि ये जो एंटिटी है फिनिश्ड प्रोडक्ट्स वाई बना रही है, और इस फिनिश्ड प्रोडक्ट वाई को बनाने में इन विच रॉ मटेरियल एक्स इज यूज्ड। रॉ मटेरियल एक्स का इस्तेमाल होता है फिनिश्ड प्रोडक्ट वाई को बनाने में। अब क्वेश्चन ने आगे तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन ये दी है। एक तो उसने रॉ मटेरियल एक्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दी है, और तुम्हारे काम की इंफॉर्मेशन ये है कि जो रॉ मटेरियल एक्स है उसकी 500 यूनिट्स बची हुई है। अब जो 500 यूनिट्स बची हुई हैं, उसके अलावा उसने तुम्हें यह भी बताया है कि जो रॉ मटेरियल एक्स है उसका जो प्राइस पर यूनिट है वो कैसे कैसे है। एक तो कॉस्ट प्राइस जो है वो 200 यूनिट्स है, और उसकी जो कॉस्ट प्राइस है इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी वो 200 है, और एक्साइज ड्यूटी क्रेडिट अवेलेबल दिया है। तो एक्साइज ड्यूटी देखो, पहले तो जो कॉस्ट प्राइस है उसमें एक्साइज ड्यूटी ऑलरेडी इंक्लूड हो चुकी है, और नीचे वो कहता है एक्साइज ड्यूटी का क्रेडिट हमें अवेलेबल है। तो जब क्रेडिट अवेलेबल होगा तो जैसे कि मैं जब रॉ मटेरियल एक्स की कॉस्ट फाइंड करूंगा, जो रॉ मटेरियल है एक्स है, इसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी होगी मैं कैसे कंप्यूट करूंगा। इसकी पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करने के लिए मैं पहले तो ये देखूंगा इसकी कॉस्ट कितनी है। इसकी कॉस्ट इंक्लूडिंग एक्साइज ड्यूटी, यानी कि एक्साइज ड्यूटी मिला करके कॉस्ट दी हुई है 200। उसमें से मैं एक्साइज ड्यूटी जो क्रेडिट अवेलेबल है वो मैं माइनस कर दूंगा 10। फ्रेट इनवर्ड में ऐड कर दूंगा, फ्रेट इनवर्ड 20 रुपीज। कोई भी ऐसा खर्चा जो इन्वेंट्री को अपने यहां तक लाने में लगता है। और अनलोडिंग चार्जेस भी तुम्हें दिए हुए हैं, तो अनलोडिंग चार्जेस 10 रुपए तुम ऐड कर दोगे। 200 में से 10 माइनस करेंगे और 30 ऐड कर देंगे, तो 220 रुपए मुझे पता लग गया कि रॉ मटेरियल एक्स जो है एक यूनिट की कॉस्ट जो है उसकी 220 रुपए है। इसी तरह से फिर आगे उसने जो इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है फिनिश्ड गुड्स वाई के बारे में दी है। वाई के बारे में भी उसने एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये दी है कि 1200 यूनिट्स फिनिश्ड गुड्स वाई की भी कुछ बची हुई यूनिट्स हैं, 1200 यूनिट्स हैं। अब तुम्हें यह बताया हुआ है कि जो फिनिश्ड गुड्स वाई है उसकी क्या कॉस्ट है। अब जो फिनिश्ड गुड्स वाई है उसकी कॉस्ट भी तुम्हें पहले तो निकालनी पड़ेगी। उसकी कॉस्ट तुम कैसे निकालोगे? एक तो मटेरियल कॉस्ट 220 तुम्हें दिया ही हुआ है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट दिया है, डायरेक्ट ओवरहेड्स भी तुम्हें दिए हैं। अब लेकिन उसने नीचे एक चीज दी है जिसका तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा। नीचे उसने कहा टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स फॉर द ईयर अमाउंटेड टू 2 लाख एंड नॉर्मल कैपेसिटी इज 20,000 यूनिट्स। वो कहता है कि टोटल फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो 2 लाख के हैं, और नॉर्मल कैपेसिटी हमारी जो है वो 20,000 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने की है। बाद में हम टॉपिक करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो मैं उसमें तुम्हें बताऊंगा कि फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्व कैसे करते हैं। वैसे अभी मैंने तुम्हें यह बताया, जैसे मैंने रॉ मटेरियल एक्स की पर यूनिट कॉस्ट कंप्यूट करी, ऐसी मैं फिनिश्ड गुड्स वाई की अगर कॉस्ट कंप्यूट करूं, फिनिश्ड गुड्स वाई कॉस्ट पर यूनिट, इसकी मैं कॉस्ट पर यूनिट अगर कंप्यूट करूंगा तो कॉस्ट पर यूनिट इसकी कितनी आएगी। एक तो पहले तुम मटेरियल कॉस्ट देखोगे, मटेरियल कॉस्ट इसकी कितनी है, 220 रुपए तुम्हें दी हुई है। डायरेक्ट लेबर का खर्चा भी तुम इसका ऐड करोगे 60 रुपीज। डायरेक्ट लेबर का खर्चा ऐड करने के बाद डायरेक्ट ओवरहेड्स को भी तुम इसमें ऐड करोगे, डायरेक्ट ओवरहेड्स हैं 40 के। और उसके बाद मैं इसमें लिखूंगा एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। अब जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उसकी पर यूनिट कॉस्ट कितनी बनेगी, तो फिक्स्ड ओवरहेड्स उसने बताया पहले तो 2 लाख रुपए के हैं। फिक्स्ड ओवरहेड्स उसने बताया कि 2 लाख रुपए के हैं। अब फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्व करने के लिए, यानी कि ये डिटरमिन करने के लिए कि एक यूनिट का खर्चा कितना, एक यूनिट पर कितना फिक्स्ड ओवरहेड्स बनेगा, तो मैं क्या करूंगा, जितने भी फिक्स्ड ओवरहेड्स की कॉस्ट है उसको नॉर्मल कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन से डिवाइड करूंगा। नॉर्मली हमारी 20,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की क्षमता है, तो इस तरह मुझे पता लग गया कि फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो खर्चा होगा वो 10 रुपए पर यूनिट का होगा। तो इस तरीके से फिक्स्ड ओवरहेड्स का खर्चा 10 रुपए माना जाएगा। अब मैं इन सबको ऐड कर दूंगा, 280, 320 और 10, 330 रुपए। अब ये वर्किंग करने से 2-3 चीजें मेरे सामने आ गई। जैसे कि मुझे एक तो ये पता लग गया कि इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मैं तुम्हारे लिए इजी कर रहा हूं, मुझे ये पता लग चुका है
कि जो फिनिश्ड गुड्स है वो तो है वाई, और रॉ मटेरियल एक्स जो है वो हम इसमें यूज कर रहे हैं, रॉ मटेरियल एक्स फिनिश्ड गुड्स में यूज कर रहे हैं। अभी तक की जो हमारे सामने इंफॉर्मेशन है उससे हमें यह भी पता लग गया, अभी तक जो हमने ये कैलकुलेशंस करी, कि रॉ मटेरियल एक्स की जो बची हुई यूनिट्स हैं, रिमेनिंग यूनिट्स जो हैं, रिमेनिंग यूनिट्स या जो बची हुई यूनिट्स हैं, जो कि क्वेश्चन में यहां पर दी हुई थी 500 क्लोजिंग, 500 यूनिट्स इसकी बची है जिसको हमें वैल्यू करना पड़ेगा ऑफ कोर्स। और रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन कैसे होती है ये आइडिया तुम्हें ऑलरेडी है। और फिनिश्ड गुड्स की रिमेनिंग यूनिट्स जो बची हुई हैं वो भी तुम्हें क्वेश्चन में दी है, यानी कि क्वेश्चन में तुम्हें सिर्फ रॉ मटेरियल की यूनिट्स ही की वैल्यू ही फाइंड नहीं करनी, फिनिश्ड गुड्स की भी फाइंड करनी है, लेकिन उसको फाइंड करना उतना मुश्किल नहीं होता। उसने बताया जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1200 यूनिट्स का है, जो फिनिश्ड गुड्स वाई हैं उसकी 1200 यूनिट्स बची हुई, 1200 यूनिट्स बची हुई। इतना तो तुम्हें पता लग गया ये क्वेश्चन पढ़ के। अब तुम्हें इस क्वेश्चन को पढ़ के ये भी पता लग गया जो फिनिश्ड गुड्स वाई है, जो फिनिश्ड गुड्स वाई है उसकी जो कॉस्ट है, ये भी तुम्हें पता लग गया कि उसकी जो कॉस्ट है, जो कि अभी मैंने कंप्यूट करी, पर यूनिट, एक यूनिट की कॉस्ट 330 रुपए आ गई। इज इट क्लियर टू यू? अब मुझे ये देखते हैं कि इसकी सेल वैल्यू, सेलिंग प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है। अब इस क्वेश्चन में आगे उसने लिखा है, इनफैक्ट उसने हमसे दो क्वेश्चन पूछे हैं। वो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक व्हेन एनआरवी ऑफ फिनिश्ड गुड्स इज 400। चलो हम पहले इसी को लेकर के चल रहे हैं, इसी क्वेश्चन को। वो कहता है कि अगर फिनिश्ड गुड्स वाई की नेट रियलाइजेबल वैल्यू 400 रुपए है, अगर 400 रुपए है तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू इसकी 400 रुपए है, करेक्ट। तो देखो वाई की तो वैल्यूएशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसकी जो 1200 यूनिट्स बची हुई हैं, क्योंकि ये फिनिश्ड गुड्स है, मैंने तुम्हें बताया था कि फिनिश्ड गुड्स को जब हम वैल्यू करते हैं तो लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से जो छोटी फिगर होती है उस पर वैल्यू करेंगे। तो जो फिनिश्ड गुड्स वाई है उसकी 1200 यूनिट्स बची हुई है, 1200 यूनिट्स, और कॉस्ट और एनआरवी दोनों में से छोटी फिगर कौन सी है? 330 है। तो इंटू 330 के हिसाब से जो भी आंसर आएगा उतनी वैल्यू पर मैं जो फिनिश्ड गुड्स वाई है उसकी रिमेनिंग यूनिट्स 1200 को वैल्यू करूंगा। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब प्रॉब्लम हमेशा आती है जब भी आपको रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन करना होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल का वैल्यूएशन डिपेंड करता है कि रॉ मटेरियल कौन से फिनिश्ड प्रोडक्ट में यूज हो रहे हैं। तो रॉ मटेरियल वाई में यूज होने जा रहे हैं। अब मुझे यह देखना पड़ेगा कि जो वाई है उसकी जो है सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस कितनी है, जो कि तुमने देखी। कॉस्ट प्राइस 330 और सेलिंग प्राइस 400 है, यानी कि अब की बार सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस है। तो इसकी वैल्यूएशन करने के लिए मुझे यह देखना पड़ेगा कि ये किस फिनिश्ड प्रोडक्ट में यूज होने जा रहे हैं, यानी कि वाई में यूज होने जा रहे हैं। फिर मैं ये देखूंगा कि जिस फिनिश्ड प्रोडक्ट में यूज होने जा रहे हैं उसकी कॉस्ट और उसकी सेलिंग प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू कितनी है, जो कि 330 और 400 है, यानी कि सेलिंग प्राइस ज्यादा है। अगर सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट से ज्यादा है, अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से ज्यादा है तो जो रॉ मटेरियल की बची हुई यूनिट्स हैं, जो रॉ मटेरियल की बची हुई यूनिट्स हैं वो कॉस्ट पर वैल्यू करी जाएंगी। रॉ मटेरियल की बची हुई यूनिट्स कॉस्ट पर वैल्यू करी जाएंगी, यानी कि जो रॉ मटेरियल की 500 यूनिट्स बची हैं तो उसको हम कॉस्ट पर वैल्यू करेंगे। पर कॉस्ट का क्या मतलब है? कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल। तो कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल कितनी है, जो कि हमने कंप्यूट कर ली थी 220 है, तो ये 500 यूनिट्स 220 के हिसाब से हम वैल्यू करेंगे। करेक्ट, समझ में आ गया? अब मैं तुम्हें यहां पर बता भी देता हूं जो मैंने करा है। पहले मैंने कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स ऑफ वाई कंप्यूट करी, जो कि मैंने यहां पर तुम्हें करके बताई भी थी। ये जो मैंने यहां पर कंप्यूट करी थी वही चीज मैंने यहां पर करी हुई है। 220, 60, 40 और फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं वो 10 रुपीज के कैसे लगे ये मैंने तुम्हें बता दिए। तो टोटल 330 जो है फिनिश्ड गुड्स वाई की वैल्यूएशन है। नेट रियलाइजेबल वैल्यू 400 है। पहले हम पार्ट ए को लेके चल रहे हैं। अब पार्ट ए में मैंने ये डायग्राम बनाया कि रॉ मटेरियल एक्स फिनिश्ड गुड्स वाई में यूज होने जा रही है, जैसे कि मैंने अभी बना करके दिखाया भी था। फिर मैंने तुम्हें यह बताया कि जो फिनिश्ड गुड्स वाई है उसकी कॉस्ट प्राइस 330 है और सेलिंग प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू 400 है। तो जहां तक सवाल है वाई का, मैंने बताया था
क्योंकि वाई फिनिश्ड गुड्स है, तो सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस दोनों में से जो छोटी फिगर है 330, उस पर वैल्यूएशन होगी। 1200 यूनिट्स बची हुई हैं वाई की, और इन दोनों में से छोटी प्राइस 330 है, तो वैल्यूएशन जो होगी 3,96,000 पर होगी, जहां तक फिनिश्ड गुड्स वाई का सवाल है। अब रॉ मटेरियल एक्स की वैल्यूएशन कितने पर होगी, तो वो तो मैंने आंसर तो तुम्हें दे ही दिया, क्योंकि रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स वाई में यूज हो रहे हैं, और जो फिनिश्ड गुड्स है उसकी सेलिंग प्राइस जो है कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी तो फिर कॉस्ट पर वैल्यू करना पड़ेगा। सिंस सेलिंग प्राइस इज मोर देन द कॉस्ट प्राइस, रिमेनिंग यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल एक्स शेल बी वैल्यूड एट कॉस्ट। तो रिमेनिंग यूनिट्स 500 बची हुई है और कॉस्ट 220 है, और 1,10,000 रुपए इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरीके से ये तो हमने आंसर दिया जब फिनिश्ड गुड्स वाई की सेलिंग प्राइस 300 है। क्वेश्चन ने एक और चीज पूछा है। क्वेश्चन कहता है कि अगर सेलिंग प्राइस या नेट रियलाइजेबल वैल्यू, उसने क्वेश्चन में हमसे पूछा था, देखो नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब ही सेलिंग प्राइस से है, जब कुछ और नहीं दिया रहता सेलिंग प्राइस। कहता है अब दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस 300 है तो तब आपका क्या आंसर होगा। कोई फर्क नहीं पड़ता हमें आंसर में, जस्ट वेट एक सेकेंड। तो इसी तरीके से तुम यहां कर सकते हो। रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स सब कुछ तो तुम्हारे पास है। अब पहले मैं फिनिश्ड गुड्स वाई को देख रहा हूं, तो कॉस्ट तो 330 हम कंप्यूट कर ही चुके हैं, बस अब सेलिंग प्राइस 300 आ जाएगी। बिकॉज ये फिनिश्ड गुड्स है तो कॉस्ट और सेलिंग प्राइस में से जो छोटी फिगर है 300, अब की बार 300 के हिसाब से वैल्यूएशन होगी। जो 1200 यूनिट्स बची हुई है उनको मैं 300 के हिसाब से वैल्यू करूंगा, तो अब की बार 3,36,000 की वैल्यूएशन होगी। अब रॉ मटेरियल पर क्या असर पड़ेगा। रॉ मटेरियल फिनिश्ड गुड्स वाई में यूज होने जा रहे हैं। अब की बार सेलिंग प्राइस इज लेस देन कॉस्ट प्राइस। पिछली बार सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा थी। जब सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा होगी तो रॉ मटेरियल की वैल्यूएशन एट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल होगी। लेकिन अगर सेलिंग प्राइस कॉस्ट से कम होगी तो जो रॉ मटेरियल है उनकी जो वैल्यूएशन होगी वो रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से होगी। रिप्लेस तो जो 500 यूनिट्स बची हुई हैं और क्वेश्चन में रिप्लेसमेंट कॉस्ट 150 तुम्हें दी हुई है, तो 75,000 रुपए की वैल्यूएशन होगी। तो ये क्वेश्चन जो है या इस तरीके का जो क्वेश्चन है वो एग्जामिनेशन में आने के चांसेस हैं। फिर आगे उसने पूछा या आगे उसने कहा ऑन 31/3/2021 देयर इज वर्क इन प्रोग्रेस ऑफ प्रोडक्ट ए। अब कोई प्रोडक्ट ए का वर्क इन प्रोग्रेस बचा हुआ है। इट इज एस्टिमेटेड दैट प्रोडक्ट कैन बी सोल्ड एट 1000। तो एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस कितनी है 1000 है। एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ कंप्लीशन, देखो समझने की कोशिश ये करना, ये वर्क इन प्रोग्रेस है, इसको कंप्लीट करने में कुछ खर्चा लगेगा। तो मैंने तुम्हें बताया था वर्क इन प्रोग्रेस के केस में जब मैं नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंप्यूट करूंगा तो जो कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन होगी वो भी माइनस करनी पड़ेगी, क्योंकि वो मेरी सेलिंग प्राइस को एक तरीके से कम कर रहा है या मेरे मार्जिन को कम कर रहा है। और उसके अलावा उसने कहा कि ब्रोकरेज 10% का मुझे सेलिंग प्राइस पे देना पड़ेगा। तो एस्टिमेटेड सेलिंग कॉस्ट 1000 है, उसका 10% 100 रुपए तुम्हें बोनस देना पड़ेगा। तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 700 की हो गई। क्वेश्चन तुमसे सिर्फ ये कह रहा है कंप्यूट एनआरवी, तो एनआरवी इस केस में 700 की होगी। क्वेश्चन ने कुछ और नहीं पूछा है। आगे कहता है केस स्टडी 4 में FXM लिमिटेड मैन्युफैक्चर 3 प्रोडक्ट X, Y एंड Z। इजी क्वेश्चन है। वो कहता है एट द ईयर एंड, ईयर के एंड में अनसोल्ड अमाउंट, अब की बार तुम्हें यूनिट्स की बजाय उनका अमाउंट दिया हुआ है। कहता है FXM लिमिटेड 3 प्रोडक्ट बना रही है। एक प्रोडक्ट X है, एक Y है और एक Z है, करेक्ट। और उसने बताया ये जो तीनों प्रोडक्ट है इनकी कुछ क्लोजिंग इन्वेंट्री बची है और उनकी तुम्हें एक अमाउंट दिया हुआ है। उनकी यूनिट्स ना देकर के उनका अमाउंट, जो बची हुई इन्वेंट्री उनका अमाउंट दिया हुआ है, और यानी कि कॉस्ट दी हुई है, और उनकी नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी तुम्हें दी हुई है। अब वो तुमसे कह रहे हैं कि आप ईयर के एंड में जो है क्लोजिंग स्टॉक में कितना अमाउंट इंक्लूड करोगे। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन जो तुम्हारे लिए बिल्कुल बच्चों वाला क्वेश्चन होना चाहिए। ये 3 प्रोडक्ट हैं X, Y और Z, इनकी कॉस्ट तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है। वैसे कॉस्ट मिलाकर के 15,000 हो गई, और इनकी एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी तुम्हें क्वेश्चन में दी हुई है, और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस 14,800 है। तो आपने ये नहीं करना कि इनका टोटल कर करके,
अगर मैं टोटल करके करूंगा तो मैं बोलूंगा मैंने ग्रुप बेसिस पर वैल्यूएशन कर दिया, जो कि गलत है, क्योंकि इंड एस 2 कहता है कि आइटम वाइज जो है हमें कंपैरिजन करना है। यानी कि 5000 और 4500 में से छोटी फिगर 4500 है, 8000 और 7800 में से छोटा अमाउंट इतना है, इसमें से छोटा अमाउंट इतना है। अब मैं इनका टोटल करूंगा तो इसको मैं अपने फाइनेंशियल में दिखाऊंगा। As per Ind AS 2, inventories are usually written down to net realizable value on item by item basis. Thus, value of stock will be equal to 14,700. ये तुम्हें मालूम होना चाहिए और तुम्हें मालूम ही है। ऐसी एक छोटा सा क्वेश्चन है, नहीं भाई, केस स्टडी 5, बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ मेरे बताने लायक ही नहीं है। कहता है क्वालिटी लिमिटेड शोज द इन्वेंट्री एट कॉस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। In the current year, net realizable value of the inventory has gone down below the cost. तो in the current year हमें क्या करना चाहिए? NRV पर दिखाना चाहिए, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। केस 6 भी उसी से मिलता जुलता क्वेश्चन है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, करेक्ट। तो इसमें भी तुम्हें जो है वही चीजें दी हुई है, उनकी कुछ इन्वेंट्री प्रोडक्ट ए, बी और सी की दी हुई है, उनकी कॉस्ट दी है, उनकी एनआरवी दी हुई है। तो आइटम वाइज तुम पहले तो इनको कंपेयर करोगे, जो टोटल आ जाएगा वही तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा। केस स्टडी 7 में भी बिल्कुल एक सिंपल सी चीज तुम्हें दी हुई है। वो कहता है S9 लिमिटेड परचेज गुड्स एट ए कॉस्ट ऑफ 40 lakhs टिल 31st March 2019 75% ऑफ द स्टॉक वॉज सोल्ड। तो इसका मतलब 75% स्टॉक अगर मैंने बेच दिया तो 40 लाख में से 75% मैंने बेच दिया, तो इसका मतलब मेरे पास बचा हुआ माल कितना है? 25% है। 25% ऑफ 40 लाख, 10 लाख का माल मेरे पास बचा हुआ है। अब आगे उसने ये भी बताया कंपनी वांट्स टू डिस्क्लोज द क्लोजिंग स्टॉक एट 10 लाख, यानी कि कंपनी जो है जो क्लोजिंग स्टॉक दिखाना चाहती है, क्योंकि माल 10 लाख का बचा हुआ है, 10 लाख की कॉस्ट का, वो 10 लाख पे दिखाना चाहती है। लेकिन क्वेश्चन में आगे कहता है एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू इज 11 लाख, एक्सपेक्टेड सेल वैल्यू 11 लाख है, और कहता है अगर मुझे इसको बेचना पड़ेगा तो कमीशन देना पड़ेगा 10% के हिसाब से। 11 लाख का 10% कमीशन 1.10 हो जाएगा। सेल में से मैं एक्सपेक्टेड सेलिंग कॉस्ट माइनस करूंगा तो नेट रियलाइजेबल वैल्यू 9.90 आ जाएगी। तो इसका मतलब जो ये 10% 25% जो स्टॉक मेरे पास बचा हुआ है और जिसकी 10 लाख की कॉस्ट है, उसको मुझे 10 लाख पे नहीं दिखाना चाहिए, बल्कि 9,90,000 पे दिखाना चाहिए, क्योंकि एनआरवी जो है वो कॉस्ट से कम है। इसी तरह से केस स्टडी 8 में कहता है कि F4 लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, उसने इन्वेंट्री को कॉस्ट पे दिखाया हुआ है, और ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। और करंट ईयर के एंड में जो रिटन डाउन वैल्यू है वो नीचे आ गई है कॉस्ट से, तो करंट ईयर के एंड में जो है मुझे उसको नेट रियलाइजेबल वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, और कॉस्ट से एनआरवी पे जब मैं लाया तो वो नुकसान भी हो जाएगा, उसको मेरे को प्रॉफिट और लॉस अकाउंट में भी रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। फिर how will you deal with the following? On 31st/3/2022, closing stock of Wilcox Limited include 10,000 units at the rate of 10. तो जो क्लोजिंग स्टॉक है वो 10,000 यूनिट्स का बचा हुआ है, 10 रुपए के हिसाब से बचा है, यानी कि 1 लाख का बचा हुआ है। ये तो क्वेश्चन में हमें दे ही दिया। कहता बट द करंट मार्केट प्राइस ऑन द डेट वॉज 9, लेकिन करंट मार्केट प्राइस जो है वो 9 रुपए पर यूनिट है, तो जाहिर है कि मेरे को बचा हुआ क्लोजिंग स्टॉक जो है वो 90,000 पर दिखाना पड़ेगा। केस स्टडी 10 में भी क्या कहता है, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, इसमें ध्यान दें। कोई एंटिटी है, वो 3 प्रोडक्ट बना रही है, पी, एस और टी नाम की। उनकी जो कुछ इन्वेंट्री बची और इन्वेंट्री की कॉस्ट तुम्हें दी हुई है कि जो पी की बची हुई यूनिट्स है उनकी जो कॉस्ट है वो 10,000 की है, इसी तरह 5,000 की और 12,000 की। आगे तुम्हें कॉलम में प्रोडक्शन एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस दिए हैं और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस भी दी है। तो ऐसे क्वेश्चन में तुम कैसे कंपेयर करोगे? पहले तुम क्या करोगे, जो कॉस्ट है और ये प्रोडक्शन एक्सपेंस है इनको ऐड करोगे, तभी तो तुम्हें टोटल कॉस्ट पता लगेगी। और एस्टिमेटेड सेलिंग प्राइस में से सेलिंग एक्सपेंसेस माइनस करोगे और उसके बाद तुम कंपेयर करोगे। कैसे? जैसे कि ये 10,000 प्लस 2,000 12,000 मेरी कॉस्ट मानी जाएगी। इज इट क्लियर टू यू? और नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब हो जाएगा 15,000 में से 1,000 के जो खर्चे हैं वो मैं माइनस करूंगा 14,000,
तो 12,000 रुपए आ जाएगा, एंड सो ऑन। इस तरीके से तुम आगे करते चले जाओगे। 5 + 0 5,000, 4,500 - 500 4,000, तो 4,000 और 5,000 में से छोटी फिगर 4,000, एंड सो ऑन। इसी तरह 12 + 3 15,000 हो जाएगा। 18 में से 2 माइनस करूंगा 16 आएगा। 15 और 16 में से छोटी फिगर 15,000 है, तो 31,000 में दिखा दूंगा। इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। 11th में मेरे बताने लायक कुछ नहीं है। कॉस्ट और डेट रियलाइजेबल वैल्यू को कंपेयर करते चले जाना है, जो छोटी फिगर है उसको लिखते चले जाना है, और जो टोटल आ जाएगा वो तुम्हारा वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक होगा, लेकिन वो आंसर ए का होगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने कहा है कि डिटरमिन द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन एन आइटम बाय आइटम बेसिस, और कहता है ऑन ग्रुप बेसिस। तो ग्रुप बेसिस पे तो तुम्हें दिया ही हुआ है, ग्रुप बेसिस पे टोटल करना पड़ता है बस, जो गिवन टोटल है। कॉस्ट का टोटल 14,600 है, इसका टोटल 14,540 है। तो जब मैं ग्रुप बेसिस पर करूंगा तो स्टॉक इस वैल्यू पे दिखाऊंगा, लेकिन जब मैं आइटम वाइज करूंगा तो आइटम वाइज में से मैं क्या करूंगा, ये मैंने आइटम वाइज करा हुआ है, उस केस पे तुम्हारा जो आएगा 14,290 आएगा। केस स्टडी 12 जो है वो क्या कहता है, केस स्टडी 12 में K985 provides the following information relating to items forming part of inventory as at 31st of 3/2019. Entity produces product X and uses raw material F. ये वैसे ही क्वेश्चन आ गया कि जो रॉ मटेरियल F है, और कंपनी रॉ मटेरियल F का यूज करके प्रोडक्ट जो बनाती है, फिनिश प्रोडक्ट जो बनाती है, वो बनाती है X। 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल F परचेज्ड। अब वो कहता है रॉ मटेरियल की हमने 600 यूनिट्स परचेज करी। 600 यूनिट्स तो हमने परचेज करी है, पहले तो उसने ये बताया, और फिर उसने ये बताया कि जो यूनिट्स हमने परचेज करी हैं वो एट द रेट ऑफ 120 पर यूनिट के हिसाब से करी है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल जो है वो भी तुम्हें दी हुई है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जो है वो 90 रुपीज पर यूनिट के हिसाब से तुम्हें दी हुई है। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एक्स। 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स, वो क्या कह रहे हैं कि 500 यूनिट्स जो हैं वो अभी पार्टली फिनिश्ड है। 500 यूनिट्स पार्टली फिनिश्ड का मतलब क्या हो गया कि ये वर्क इन प्रोग्रेस है। 500 units of partly finished goods in the process of producing X and cost incurred till date is 260। और जो ये 500 यूनिट्स है, इस पे अभी तक जो कॉस्ट है वो 260 की लग चुकी है, और कहता है बाय द टाइम these units can be finished next year additional cost of 60 per unit will have to be incurred। और कहता है बाय द टाइम जब मैं इन फिनिश्ड गुड्स को जब मैं इन वर्क इन प्रोग्रेस को फिनिश्ड गुड्स में तब्दील करूंगा तो मुझे 60 रुपए का खर्चा और लगाना पड़ेगा। 1500 units of finished product of X and total cost incurred 320। expected selling price of product X is 300 per unit। अब उसने हमें यह बताया पहले तो इस क्वेश्चन में कि 1500 यूनिट्स ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट X जिनकी की कॉस्ट जो है 320 पर यूनिट है, ये उसने क्या बताया, फिनिश्ड गुड्स के बारे में बताया। अब मैंने रॉ मटेरियल 500 खरीदी थी, करेक्ट। अब जो रॉ मटेरियल मेरे पास हैं 600, एंटिटी प्रोड्यूसेस X एंड यूजेस रॉ मटेरियल। 600 यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल F परचेज एट द रेट ऑफ 120। तो अभी सिचुएशन क्या है, ये रॉ मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट X में यूज होने जाएंगे, इसमें किसी तरीके का कोई डाउट नहीं है। अब X का जहां तक सवाल है, X की हमारे पास सेलिंग प्राइस भी है और कॉस्ट प्राइस भी है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट X इज 300। अब जो प्रोडक्ट X है, मैंने कहा कि उसकी जो कॉस्ट है वो तो तुम्हें मालूम ही है 320 तुम्हारे को दी हुई है, और सेलिंग प्राइस जो तुम्हें दी हुई है उसकी 300 पर यूनिट दी हुई है, करेक्ट। तो इन चीजों को देख करके तुम अपने आंसर दोगे, तो आंसर तुम्हारा ये होगा एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस ऑफ फिनिश्ड गुड्स जो है वो 300 है, वाइल कॉस्ट इज 320 पर यूनिट, जो मैंने अभी तुम्हें बताया।
अब कहते हैं इफ फिनिश्ड प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, अगर हम ये मान करके चले कि फिनिश्ड प्रोडक्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी सोल्ड बिलो द कॉस्ट ऑफ फिनिश्ड गुड्स, यानी कि जो सेलिंग प्राइस है मैं मान करके चल रहा हूं कि कॉस्ट से कम है, देन रॉ मटेरियल शुड बी वैल्यूड एट रिप्लेसमेंट कॉस्ट। ये हम अब कई बार ही देख चुके हैं। तो उस केस में रॉ मटेरियल को मुझे जो है वैल्यू करना पड़ेगा किसके हिसाब से, रिप्लेसमेंट कॉस्ट के हिसाब से। तो ये 600 इंटू 90 इज इक्वल टू, तो 600 इंटू 90 के हिसाब से वैल्यू आ जाएगी 54,090 जो है वो हमें दिया हुआ था रिप्लेसमेंट कॉस्ट, और 600 यूनिट्स जो है रॉ मटेरियल की है। और वर्क इन प्रोग्रेस जो है वो 500 यूनिट्स का है। अब देखो हमें वैल्यूएशन एक तो रॉ मटेरियल का करना पड़ेगा, और अब मुझे वैल्यूएशन करना पड़ेगा 500 यूनिट्स ऑफ पार्टली फिनिश्ड गुड्स यानी कि वर्क इन प्रोग्रेस का। और वर्क इन प्रोग्रेस का भी जब मैं वैल्यूएशन करता हूं तो सिंपली कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू को लेता हूं, लेकिन यहां कॉस्ट का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा। तुम्हें दिया हुआ है कि जो पार्टली फिनिश्ड गुड्स हैं उनकी कॉस्ट अभी तक 260 लग चुकी है, लेकिन बाय द टाइम हम उनको कंप्लीट करेंगे तो 60 रुपए की एडिशनल कॉस्ट मुझे लगानी पड़ेगी। तो इसका मतलब उनकी टोटल कॉस्ट 320 मानी जाएगी। और यहां पर तुम्हें एक बड़ा ख्याल करना पड़ेगा, जब तुम नेट रियलाइजेबल वैल्यू कंप्यूट करोगे तो सेलिंग प्राइस 300 तो है, लेकिन जो तुम्हें ये खर्च करना पड़ेगा 60, ये तुम्हारी कॉस्ट को बढ़ाएगा और तुम्हारे प्रॉफिट मार्जिन को भी कम करेगा, इसलिए सेलिंग प्राइस को 60 से कम करेंगे। तो 240 तुम्हारे लिए नेट रियलाइजेबल वैल्यू मानी जाएगी। इन दोनों में से जो छोटी फिगर होगी 240, और जो 500 यूनिट्स तुम्हारी हैं 500 इंटू 240 के हिसाब से वैल्यूएशन 1,20,000 की हो जाएगी। और जो फिनिश्ड गुड्स हैं उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अब फिनिश्ड गुड्स जो हैं, फिनिश्ड गुड्स शैल बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और एनआरवी। अब 320 पर यूनिट जो है वो तुम्हारी कॉस्ट है, और नेट रियलाइजेबल वैल्यू 300 है यानी कि सेलिंग प्राइस। तो इस तरीके से तुम वैल्यू करोगे। तो वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री तुम इस तरह कर करके भी दिखा सकते हो कि जो रॉ मटेरियल है वो 54,000 पर वैल्यू हुए, पार्टली फिनिश्ड गुड्स इतने पर वैल्यू हुए, फिनिश्ड गुड्स 4,50,000 पर हो जाएंगे क्योंकि 1,500 यूनिट्स थी, राइट, 1,500 इंटू 300 के हिसाब से, और टोटल खर्चा तुम्हारा 6,24,000 का आ जाएगा। एक क्वेश्चन तुमसे ये पूछा गया है, ये भी मैंने मॉड्यूल से स्ट्रेट अवे लिया हुआ क्वेश्चन है, और वो कहता है WX ट्रेडिंग कंपनी परचेजेस मोबाइल फ्रॉम सेवरल कंट्रीज एंड सेल्स देम टू एशियन कंट्रीज। ड्यूरिंग द करंट ईयर दिस कंपनी हैज इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस। अब वो कहता है इस कंपनी ने ये खर्चे करे, एक तो ट्रेड डिस्काउंट का खर्चा करा, हैंडलिंग कॉस्ट का खर्चा करा, सैलरी ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट का कुछ खर्चा तुम्हें दिया हुआ है, सेल्समैन सेल्स कमीशन पेड टू सेल्स एजेंट दिया है, आफ्टर सेल्स कॉस्ट तुम्हें दी हुई है, और उसके अलावा तुम्हें दिया हुआ है इंपोर्ट ड्यूटी, कॉस्ट ऑफ परचेजेस, फ्रेट, इंश्योरेंस ऑफ परचेजेस, ब्रोकरेज कमीशन। और क्वेश्चन की बेसिकली इसमें डिमांड क्या है? क्वेश्चन ये कहता है इवेल्युएट विच कॉस्ट आर अलाउड बाय इंड AS 2। अलाउड का मतलब प्लस या माइनस करना, फॉर इंक्लूजन इन द कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री in the books of the Venus Limited। तो आइटम नंबर 3, 4 और 5 को छोड़ के सैलरीज ऑफ अकाउंटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स कमीशन पेड टू सेल्स एजेंट एंड आफ्टर सेल्स वारंटी को छोड़ करके बाकी सारी चीजें हम कंसीडर करेंगे वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के लिए। अब ये वही क्वेश्चन है जो एब्जॉर्प्शन ऑफ, मैंने पहले ही आपको बता दिया, एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड्स। जब मैं एब्जॉर्प्शन करता हूं फिक्स्ड ओवरहेड का तो जनरली मैं नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से करता हूं, लेकिन अगर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में, देखो मैं कहना क्या चाहता हूं पहले समझने की कोशिश करो। मान लेते हैं एक फर्म की नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करने की है, नॉर्मल कैपेसिटी, तो 99% चांसेस होंगे कि जो हमारा एक्चुअल प्रोडक्शन होगा वो 10,000 यूनिट्स तक होगा या उससे कम होगा। 99% चांसेस, क्योंकि नॉर्मल कैपेसिटी 10,000 की है। तो एक्चुअल प्रोडक्शन जनरली नॉर्मल कैपेसिटी से कम रहता है, जनरली कम रहता है। तो ऐसे केस में कभी भी मैं फिक्स्ड ओवरहेड्स को वैल्यू करूंगा तो जितने भी फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उसको मैं नॉर्मल कैपेसिटी प्रोडक्शन से डिवाइड करूंगा, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन मैंने कहा जो होगा वो हमेशा बेसिकली नॉर्मल कैपेसिटी से कम होगा।
अधिकतर कम होगा, नॉर्मल कैपेसिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो इसीलिए फिक्स्ड ओवरहेड्स को हमेशा नॉर्मल कैपेसिटी प्रोडक्शन के हिसाब से एब्जॉर्व करा जाता है। लेकिन रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में अगर एक्चुअल प्रोडक्शन किसी कारण से, मान लो अब आप लोग यहाँ मेट्रो वगैरह में सफर करते रहते हैं, आप फीडर में चढ़े होंगे, आपने देखा होगा एक मेट्रो फीडर की कैपेसिटी कितनी है, 32 आदमियों की कैपेसिटी है। अब आपने देखा उनका बस चले तो वो 320 बैठा लें उसके अंदर। तो कहने का मतलब है कि कई बार एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से ज्यादा हो सकता है। अगर ज्यादा हो सकता है तो उस केस में फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स जो एब्जॉर्ब करे जाएंगे वो एक्चुअल प्रोडक्शन के हिसाब से करे जाएंगे। बस इस चीज का आपने ध्यान रखना है। जस्ट समझाने के लिए मैंने ये बताया हुआ है केस स्टडी में 14 में। वो कहते हैं नॉर्मल कैपेसिटी 5000 केजी की है और प्रोडक्शन इन द ईयर 4000 केजी, यानी कि नॉर्मल कैपेसिटी से कम है। अब कह रहे हैं हमने कुछ कॉस्ट इनकर करी, मटेरियल की कॉस्ट 10 पर केजी है, वेरिएबल ओवरहेड्स 20 है, टोटल 30 पर केजी की कॉस्ट है। एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,50,000 केजी के हैं और यूनिट सोल्ड इन द करंट ईयर 3,500 केजी मैंने यूनिट्स बेची हैं। तो 500 यूनिट्स मुझे मेरे पास बची हुई है। अब मुझे रिमेनिंग 500 केजी की कॉस्ट पता करनी है। उनका वैल्यूएशन नहीं करना, उनकी कॉस्ट पता करनी है। लेकिन कॉस्ट पता करने के लिए मेरे पास कॉस्ट पर यूनिट होनी चाहिए ना पहले। तो कॉस्ट पर यूनिट कैसे देखेंगे? एक यूनिट को प्रोड्यूस करने की कॉस्ट वेरिएबल ओवरहेड्स तो 30 रुपए है। तो अब मुझे फिक्स्ड ओवरहेड्स देखने हैं। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स 1,50,000 है और मेरी नॉर्मल कैपेसिटी 5000 केजी है। तो 1,50,000 को मैं 5000 केजी से डिवाइड करूंगा तो 30 पर केजी फिक्स्ड ओवरहेड्स हो जाएगा। यहां मैंने फिक्स्ड ओवरहेड्स को 5000 केजी से इसलिए करा क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से कम है और अधिकतर वो कम ही होता है। लेकिन अगर बाई चांस एक्चुअल प्रोडक्शन कभी ज्यादा हो तो फिर फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्व करने के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करा जाएगा। तो अब तुम्हें पता लग गया भाई 60 रुपए पर केजी तुम्हारी कॉस्ट है एक यूनिट की, बची हुई यूनिट 500 है। तो 500 इंटू 60 के हिसाब से 30,000 रुपए तुम्हारा खर्चा, तुम्हारी कॉस्ट आ जाएगी। इसी पर बेस्ड क्वेश्चन ये भी है, ये तुम खुद ही कर सकते हो। इसमें भी वही चीज है जो मैंने अभी तुम्हें बताई। इसमें हमने 6000 टन जो है हमारी नॉर्मल कैपेसिटी है, एनुअल फिक्स्ड ओवरहेड्स 24,000 के हैं और कहता है इस साल हमारी नॉर्मल कैपेसिटी 6000 टन की है तो सही, लेकिन हमने 6000 टन में से वो कहता है कि केवल मैन्युफैक्चर करे 5500 टन, यानी कि एक्चुअल प्रोडक्शन मेरा कम है। तो अब की बार भी फिक्स्ड ओवरहेड्स को मैं नॉर्मल कैपेसिटी के हिसाब से करूंगा। इसमें भी मुझे वही चीज करनी है। वेरिएबल कॉस्ट 6 और 4 10 रुपए दी हुई है, फिक्स्ड ओवरहेड्स 24 है, उसको 6000 टन से तुम डिवाइड करोगे तो 4 आ जाएगा। तो इस तरह से 14 पर यूनिट तुम्हारी कॉस्ट आ जाएगी और 1800 यूनिट्स बची हैं। 1800 को 14 से मल्टीप्लाई कर करके तुम अपनी कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। वो कहता है कि X Limited has a plant with normal capacity of 5 lakh units of product per annum and the expected fixed overheads are 15 lakh. अब फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑन द नॉर्मल कैपेसिटी जो है वो 3 होंगे, उसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब ये तुम्हारा मैंने स्ट्रेट वे मॉड्यूल से ही लिया हुआ क्वेश्चन है। हालांकि मॉड्यूल में भी फिक्स्ड ओवरहेड्स को समझाने के लिए जो दिया हुआ वो चीजें मैं ऑलरेडी तुम्हें बता चुका हूं। जैसे कि क्वेश्चन बेसिकली क्या कह रहा है कि तुम्हारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है, तुम्हारी जो नॉर्मल कैपेसिटी है, नॉर्मल कैपेसिटी नॉर्मल कैपेसिटी कहता है कि 5 लाख यूनिट्स की, 5 लाख यूनिट्स, 5 लाख यूनिट्स जो है वो आपकी नॉर्मल कैपेसिटी है पर एनम। और कहते हैं कि आपके जो फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं वो हैं 15 लाख रुपए के। फिक्स्ड ओवरहेड्स जो हैं 15 लाख रुपीस के। आगे उसने बताया अगर एक्चुअल प्रोडक्शन केस 1 तुम्हें दिया है, केस 1 में कहता है कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 5 लाख है तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है क्योंकि यहां एक्चुअल प्रोडक्शन और नॉर्मल कैपेसिटी बराबर है। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स का जो एब्जॉर्प्शन होगा जो कि 15 लाख के हैं उसको तुम डिवाइड कर दोगे। अब यहां तुम्हारी मर्जी है कि जिससे मर्जी डिवाइड करो, नॉर्मल कैपेसिटी से या एक्चुअल से। तो फिक्स्ड ओवरहेड्स पर यूनिट 3 रुपए के आ जाएंगे। ऐसी दूसरे में पूछ रहा है कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 3,75,000 का
अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 3,75,000 का हो तो तब भी वही बात होगी, क्योंकि एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से कम है। एक्चुअल प्रोडक्शन 3,75,000 है, इसका मतलब एक्चुअल प्रोडक्शन नॉर्मल कैपेसिटी से कम है। तो अब की बार भी मैं यही चीज करूंगा, यानी कि 15 लाख के जो मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं उनको मैं नॉर्मल कैपेसिटी से ही डिवाइड करूंगा। इस केस पे भी एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड ओवरहेड जो होगा वो 3 के हिसाब से होगा। लेकिन जो मैं तुम्हें पॉइंट इतनी देर से समझा रहा था, इस केस में केस 3 में कहता है कि अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 7,50,000 है, अगर एक्चुअल प्रोडक्शन 7,50,000 होगा तो उस केस में, यानी कि केस 3 में, उस केस में मेरी फिक्स्ड ओवरहेड्स का एब्जॉर्प्शन कैसे होगा? जो भी मेरे फिक्स्ड ओवरहेड्स हैं 15 लाख के, उसको मैं अब की बार डिवाइड करूंगा एक्चुअल प्रोडक्शन से। तो ये जो भी आ जाएगा 2 रुपए, तो अब के बाद 2 रुपीज पर यूनिट फिक्स्ड ओवरहेड्स माने जाएंगे। तो जब भी एक्चुअल प्रोडक्शन ज्यादा होगा, फिक्स्ड ओवरहेड्स को एब्जॉर्व करने के लिए एक्चुअल प्रोडक्शन से डिवाइड करेंगे, ये तुम्हें मालूम होना चाहिए। फिर एबनॉर्मल वेस्टेज और लॉसेस के बारे में बताया गया, जो कि तुम्हें मालूम है कि जब भी हम इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करेंगे तो कुछ खर्चे ऐसे होते हैं या लॉसेस ऐसे होते हैं जिनको कि हमने कंसीडर नहीं करना है, चाहे वो एबनॉर्मल वेस्टेज लॉसेस हो, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के खर्चे हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स हो, क्योंकि इनका कोई ताल्लुक नहीं होता इन्वेंट्री को अपने यहां तक लाने में, प्रेजेंट लोकेशन तक पहुंचाने में, प्रेजेंट कंडीशन तक पहुंचाने में। इसी तरह से कोई इंटरेस्ट का खर्चा हो या स्टोरेज का खर्चा हो तो उसको भी कंसीडर नहीं करा जाएगा। उसके अलावा केस स्टडी 17 जो है, इसमें मैंने तुम्हें क्या दिया हुआ है इसको ध्यान से देखें, ये मैं ऐसे स्ट्रेट वे तुम्हें बता रहा हूं। SXM लिमिटेड नाम की कोई कंपनी है, SXM, उसने 12,000 kg ऑफ सर्टन मटेरियल एट 80 पर यूनिट जो है वो ऑर्डर करा। तो उन्होंने 12,000 kg किसी सप्लायर से मान लेते हैं ऑर्डर करा। मैं डायग्रामेटिकली भी आपको बताते जा रहा हूं। फिर उसने बताया कि परचेज प्राइस इंक्लूड्स, परचेज प्राइस के अंदर यानी कि 80 रुपए पर यूनिट जो मैं पे कर रहा हूं, उसके अंदर 4 रुपए में जीएसटी भी पे कर रहा हूं, तो मुझे जीएसटी दोबारा से ऐड करने की जरूरत नहीं है। परचेज प्राइस इंक्लूड जीएसटी 4 पर केजी इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फुल टैक्स क्रेडिट इज एडमिसिबल। हाँ, बिकॉज टैक्स क्रेडिट अवेलेबल है तो मैं माइनस करूंगा बाद में। फ्रेट का खर्चा 77,400 है, वो मैं ऐड करूंगा। अब कहता है कि हमने 12,000 केजी का ऑर्डर दिया तो नॉर्मल ट्रांजिट लॉस इज 3%। ऑब्वियसली जब हम ऑर्डर करते हैं वहां से चीज आती है तो नॉर्मली पास्ट एक्सपीरियंसेस से हमें मालूम होता है कि कुछ नॉर्मल लॉस तो होगा ही होगा। 3% का नॉर्मल लॉस हो गया। मेन चीज क्वेश्चन कहता है कि आपने 11,600 केजी माल रिसीव करा और आपने कंज्यूम 10,000 केजी माल करा। अब कहता है कि आप वैल्यूएशन करें इन्वेंट्री का, जो आपके लिए बहुत आसान काम होना चाहिए। अब ये सब चीजें मैंने यहां पर दी हुई हैं। मैंने आपको बताया कि 12,000 केजी माल हमने मंगाया, 3% नॉर्मल लॉस हो गया। 12,000 में से अगर मैं 3% यानी कि 360 माइनस करूं तो इसका मतलब मुझे कितना कितना माल रिसीव करना चाहिए था। क्वांटिटी शुड हैव बीन रिसीव 12,000 केजी माइनस 360, तो इसका मतलब 11,640 केजी मुझे रिसीव करना चाहिए था। लेकिन कहता है हमने रिसीव तो 11,600 करा, बट एक्चुअली रिसीव्ड 11,600। तो इसका मतलब क्या हो गया कि 40 केजी जो है वो हमारा एबनॉर्मल लॉस हो गया। भाई 12,000 केजी में से नॉर्मल लॉस 360 माइनस करने के बाद 11,640 केजी माल रिसीव करना चाहिए था, पर माल मैंने रिसीव करा 11,600 केजी, तो 40 केजी ये जो गुमशुदा फिगर है इसको एबनॉर्मल लॉस माना जाएगा। अब एक और चीज, तुमने क्वांटिटी रिसीव करी 11,600 केजी, उसमें से कंज्यूम कर ली 10,100 केजी, तो रिमेनिंग क्वांटिटी 1,500 केजी है। इसका मतलब 1,500 केजी की वैल्यूएशन तुमने करनी है। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो मैं ये देखूंगा जो मैंने माल परचेज करा 12,000 केजी, 9,60,000 रुपए। टैक्स क्रेडिट, क्योंकि जीएसटी इसके अंदर मैंने इंक्लूड करी हुई है, उसका टैक्स क्रेडिट मुझे मिल जाएगा। तो 12,000 केजी इंटू 4 पर केजी 48,000 केजी में माइनस करूंगा। फ्रेट का खर्चा मैं ऐड करूंगा, तो टोटल कॉस्ट कितनी आ गई मेरी? 9,89,400 की टोटल कॉस्ट आ गई। ये मेरी टोटल कॉस्ट है। अब जो मैंने यूनिट्स ऑर्डर करी थी 12,000, उसमें से 360 तो नॉर्मली लॉस हो गई। तो नंबर ऑफ यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस मैंने कितनी, आफ्टर नॉर्मल लॉस कितनी बच गई? 11,640।
ये जो तुम्हारी कॉस्ट आई है इसको तुम नंबर ऑफ यूनिट्स आफ्टर नॉर्मल लॉस से डिवाइड कर दोगे तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट, यानी कि नॉर्मली एक यूनिट की कॉस्ट 85 होती है। यानी कि जब मैं कॉस्ट की वैल्यूएशन कर रहा हूं तो यहां पर मैंने एबनॉर्मल लॉस को कुछ ध्यान नहीं देना है वैल्यूएशन यानी कि नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालते हुए। बस अब मैं अपना आगे का काम कर सकता हूं। अब जो बची हुई इन्वेंट्री है 1500 केजी बची है, तो 1500 केजी की वैल्यू कितनी होगी 85 के हिसाब से इतनी होगी। एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी देखना चाहते हो तो 40 इंटू 85 कर दो तो 3400 का एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू भी निकल आएगी। इसी तरीके से केस स्टडी 18 तुम्हें दी हुई है। केस स्टडी 18 में भी तकरीबन यही चीजें हैं। वो कहते हैं एफएक्सएम लिमिटेड ऑर्डर्ड 13,000 केजी ऑफ सर्टेन केमिकल्स एट ₹90 पर यूनिट। 90 पर यूनिट के हिसाब से तुमने जो है माल ऑर्डर करा। परचेज प्राइस इंक्लूड जीएसटी 5 पर केजी। परचेज प्राइस के अंदर जीएसटी इंक्लूड है, इन रिस्पेक्ट ऑफ विच फुल टैक्स क्रेडिट इज एडमिसिबल। पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें भी जीएसटी का क्रेडिट तुम्हें अवेलेबल है। फ्रेट जो है वो 30,000 का हुआ, नॉर्मल लॉस 4% का हुआ। कंपनी ने 12,400 केजी माल रिसीव करा और कंज्यूम 10,000 केजी करा। कह रहा है कंपनी हैज रिसीव ट्रेड डिस्काउंट इन द फॉर्म ऑफ कैश अमाउंटिंग टू ₹1 पर केजी। अब वो कह रहा है कंपनी को ट्रेड डिस्काउंट तो मिला लेकिन वो कैश में मिला, तो इसलिए तुम्हें परचेज प्राइस को कुछ छेड़ने की जरूरत नहीं है, माइनस करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो तुम्हें ट्रेड डिस्काउंट जो मिला है वो कैश में दे दिया। उन्होंने कहा भाई हम तुम्हें परचेज प्राइस कम नहीं कर रहे, लो ₹1 का जो डिस्काउंट के बराबर अमाउंट है वो कैश ले लो। आगे उसने कहा द केमिकल्स वे डिलीवर्ड इन कंटेनर्स, क्योंकि मैंने केमिकल ऑर्डर करा है तो कंटेनर्स में वो सामान मेरे पास आया। अब जो कंटेनर्स से जो डिब्बे थे कंटेनर्स, कहता है वो रीयूजेबल नहीं थे, इसलिए हमने उनको क्या करा, बेच दिया। इसका कोई यूज नहीं होगा इन्वेंट्री की वैल्यूएशन में। हाँ, तुमने जो बेचा, क्योंकि जब हम स्क्रैप बेचते हैं तो मेरी एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। ये सीधा मैं पीएनएल में ले जाऊंगा तुम्हारे को। जैसे मैंने कोई रद्दी बेची तो रद्दी तो हमारे घर में बेकार सामान पड़ा होता है। हमारी कोई, जब हम रद्दी बेचते हैं तो हम ये थोड़ी मानते हैं कि कोई सामान बाहर गया, हम तो सोचते हैं फ्री में पैसा आया, चाहे ₹100 आए चाहे ₹120 आए। तो इसी तरह से यहां जो ₹500 आए, क्योंकि ये कंटेनर जो थे रीयूजेबल नहीं थे, तुम्हारे लिए रद्दी की तरह पड़े थे, तुमने इनको बेच दिया। फिर कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकर्ड इन ब्रिंगिंग द केमिकल। यहां एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस का ताल्लुक केमिकल को लाने से है, तो इसलिए इसको मैं यूज करूंगा। समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को पहले एनालाइज कर लें पिछले क्वेश्चन की तरह। पिछले क्वेश्चन की तरह कहते हैं कि क्वांटिटी 13,000 केजी मैंने ऑर्डर करी और नॉर्मल लॉस अब की बार 4% है तो 520। भाई 13,000 केजी में से अगर 520 नॉर्मल लॉस हो भी जाए तो मुझे 12,400 केजी का माल रिसीव करना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि मैंने एक्चुअली में 12,400 केजी का माल रिसीव करा। 12,480 केजी रिसीव करना चाहिए, बट एक्चुअली रिसीव 12,400 केजी। तो इसका मतलब जो 80 केजी है वो कहां है, तो इसका मतलब वो एबनॉर्मल लॉस है। अब तुमने जो क्वांटिटी रिसीव करी 12,400 केजी करी, उसमें से कंज्यूम तुमने 10,000 केजी करी, तो क्वांटिटी बची कितनी है, 2,400 केजी बची है। ये 2,400 केजी की कॉस्ट क्या होगी, इसके लिए तुम्हें नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट निकालनी पड़ेगी। नॉर्मल कॉस्ट यूनिट निकालने के लिए वही तरीका, 13,000 केजी इंटू 90 पहले तुमने करा, तो जो कि 11,70,000 आ गया। टैक्स क्रेडिट है तो 13,000 केजी इंटू 5 पर यूनिट 65 का टैक्स क्रेडिट मिल गया। 30,000 रुपए तुमने फ्रेट के ऐड कर दिए, 10,000 रुपए एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऐड कर दिए, तो 13,000 केजी की जो कॉस्ट है वो 11,32,000 है। ये 11,32,000 तुम्हारी अभी तक कॉस्ट आ गई। अब हुआ क्या था कि तुमने 13,000 केजी माल ऑर्डर तो करा था, 13,000 केजी तुमने माल ऑर्डर तो करा था, लेकिन 520 उसमें से नॉर्मल लॉस हो गया, तो नंबर ऑफ यूनिट्स जो नॉर्मल लॉस के बाद बनती हैं उसको तुम देखोगे 12,480। अब 11,32,000 को इससे तुम डिवाइड कर दोगे। डिवाइड करके तुम्हें पता लग गया कि तुम्हारी नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट इतनी है
और फिर तुम अपनी कोई भी कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। वैसे मेन चीज मुझे फाइंड जो करने के लिए क्वेश्चन कहता है, जो बची हुई इन्वेंट्री है जो कि 2400 बची हुई है, उसकी कॉस्ट इतनी आ जाएगी। क्वेश्चन एबनॉर्मल लॉस के बारे में पूछे तो वो भी बता देना। कई बार क्वेश्चन कहता है टोटल मटेरियल कॉस्ट कंप्यूट करके बताओ, तो मटेरियल तुमने 10,000 kg कंज्यूम करा है, जो कंज्यूम करा है इंटू 90.75, तो इस तरह टोटल कॉस्ट तुम्हारी इतनी बनेगी। तो ये क्वेश्चन बड़ी आसानी से करा जा सकता था। करेक्ट। उसके बाद जो है फिर केस स्टडी 19 में वो क्या कहता है, GQM Limited shows its finished goods inventory in the financial statement at cost or net realizable value. The cost is calculated by taking into account the variable cost, material and labor, packing material, position of position of fixed manufacturing overheads based on standard normal capacity and share of administrative overheads. यानी कि वो बता रहा है कि GQM लिमिटेड नाम की जो कंपनी है वो जब अपनी इन्वेंट्री का वैल्यूएशन करती है तो एट कॉस्ट या नेट रियलाइजेबल वैल्यू दोनों में से जो छोटी फिगर होती है उस पर करती तो है, लेकिन जब वो कॉस्ट कंप्यूट करती है तो मटेरियल लेबर की कॉस्ट लेने के अलावा वो कुछ ऐसी कॉस्ट लेती है जो उसको नहीं लेनी चाहिए। द कंपनी इज नॉट फॉलोइंग ए करेक्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट एज पर Ind AS 2। The following are not included in valuation of inventory, जैसे abnormal wastage है, storage cost है, administrative overhead cost है और selling and distribution cost है, तो वो cost इसको नहीं लेनी चाहिए। अब ये जो एक क्वेश्चन है बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है, वो क्या कहता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन एसर्टेन द वैल्यू ऑफ स्टॉक। तुम्हें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है और कुछ नहीं करना, तुम्हें सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहे हैं। अगर क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू फाइंड करने के लिए कह रहा है तो एक तो तरीका यह है कि जैसे तुम हमेशा की तरह प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हुए चले आए हो वैसे बना सकते हो। जैसे कि ओपनिंग स्टॉक है वो कहता है 28,500 का है, ओपनिंग स्टॉक 28,500 का है। कहता है परचेजेस तुम्हारी जो हैं 1,52,500 की, परचेजेस 1,52,500, परचेजेस जो हैं, एक सेकेंड, ठीक है। तो वो कहता है कि जो परचेजेस हैं तुम्हारी, ओहो ये क्या हो गया, तो कहता है परचेजेस 1,52,000 की है, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस जो है 30,000 की, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस कहता है 30,000 की। फिर ये सेलिंग एक्सपेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस, फाइनेंशियल एक्सपेंस, ये तो P&L अकाउंट के आइटम है। सेल्स कहता है 2,49,000 की, सेल्स 2,49,000, सेल्स का अमाउंट 2,49,000 है। अब मेन चीज क्वेश्चन में क्या कहता है, वो कहता है एट द टाइम ऑफ वैल्यूइंग स्टॉक ऑन 31/3/2021, जो कि लास्ट ईयर का एंड है क्योंकि करंट ईयर की बिगिनिंग 1/4/2021 से है। कहता है लास्ट ईयर के एंड में यानी कि 31/3/2021 को जब मैंने स्टॉक वैल्यू करा, a sum of 3,500 was written off a particular item which was originally purchased for rupees 10,000। इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब एक आइटम था जिसकी बुक वैल्यू या जिसको मैंने परचेज करा था 10,000 में, उसमें से मैंने 3,500 रुपए जो है राइट ऑफ कर दी। अगर कभी क्वेश्चन ये कहता है कि इस आइटम में से मैंने 3,500 या इतना अमाउंट राइट ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब वो जो माल आपने परचेज करा हुआ है वो अब एबनॉर्मल हो गया। करेक्ट। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरा ओपनिंग स्टॉक तुम्हें दिया हुआ है 28,500 रुपए, इस ओपनिंग स्टॉक में से मैं माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, बुक वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम, बुक वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम। अब मेरी ये बुक वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल आइटम कितनी निकलेगी,
क्योंकि जब मैंने उस आइटम को खरीदा था 10,000 में खरीदा था, और उसमें से मैंने 3,500 जो है उस राइट ऑफ कर दिया, तो इसका मतलब बुक्स पे मैंने उसको 6,500 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये 6,500 का आइटम जो है नॉर्मल नहीं है, इसलिए मैं इसको पहले तो ओपनिंग स्टॉक में से हटा दूं, यानी कि ओपनिंग स्टॉक मेरा 22,000 रुपए का आ जाएगा। इज इट क्लियर टू यू और नॉट? अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, विच वॉज ओरिजिनली परचेज फॉर 10,000, और आगे उसने एक बड़ी बात करी और कहता है इसको हमने बेच दिया ड्यूरिंग द ईयर में 9,000। अब इस आइटम को मैंने इस साल 9,000 में बेच दिया, तो इसका मतलब जो 9,000 का अमाउंट है वो एक ऐसे आइटम पर है जो कि एबनॉर्मल है, तो मुझे सेलिंग प्राइस में से उसको माइनस करना पड़ेगा। लेस सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम, सेल ऑफ एबनॉर्मल आइटम, एबनॉर्मल आइटम। तो जो ये एबनॉर्मल आइटम है 9,000, इसकी सेल का अमाउंट मैंने सेल में से माइनस कर दिया। इसका मतलब सेल मेरे लिए 2,40,000 की है, यानी कि ये नॉर्मल गुड्स की सेल है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये नॉर्मल गुड्स की सेल है। अब क्वेश्चन ने आगे ये भी कहा है कि बारिंग दिस ट्रांजेक्शन, यानी कि ये जो मैंने एबनॉर्मल आइटम 9,000 में बेचा, कहता है इसको छोड़ करके ग्रॉस प्रॉफिट जो हमारा है वो 20% ऑन सेल्स है। तो अब मैं अपना ग्रॉस प्रॉफिट निकाल सकता हूं। तो ग्रॉस प्रॉफिट अब मैं अपना निकालूंगा तो मेरी सेल्स जो हैं 2,40,000 की मानी जाएंगी जो नॉर्मल गुड्स है, और उस पे मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि उस पर 20% का प्रॉफिट कमाया, तो 20% का प्रॉफिट 48,000 मेरा आ जाएगा। बस अब मैं जो बैलेंसिंग फिगर करूंगा, तो बैलेंसिंग फिगर करने के बाद इधर की तरफ जो वैल्यू आएगी वो क्लोजिंग स्टॉक की आ जाएगी, डेट इज 12,500। इस तरीके से तुम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकाल सकते हो, या फिर जैसे मैंने यहां पर करा हुआ है तुम ऐसे भी कर सकते हो। यहां पर मैंने क्या करा, ओपनिंग स्टॉक में परचेजेस ऐड कर दिया, मैन्युफैक्चरिंग खर्चे ऐड कर दिए, तो मेरे पास क्या आ गया, 2,04,500 रुपए, यानी कि जितने भी मेरे पास गुड्स हैं बेचने के लिए ये उनकी कॉस्ट है। जितने मेरे पास गुड्स पड़े हैं, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस इस साल जो मैंने परचेज करा, प्लस जो मेरा मैन्युफैक्चरिंग का खर्चा लगा, तो इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल है। जो गुड्स मेरे पास पड़े हैं उनकी कॉस्ट है। अब जो गुड्स मेरे पास पड़े हैं ये उनकी कॉस्ट है। इसमें से कितनी कॉस्ट प्राइस के गुड्स मैंने बेच दिए, 1,92,000 की कॉस्ट प्राइस के गुड्स मैंने बेच दिए। ये कैसे पता लगा मुझे? मैं तुम्हें बता चुका हूं कि तुम्हारी नॉर्मल सेल 2,40,000 की है, उसके अंदर ग्रॉस प्रॉफिट 20% है, यानी कि 48। 2,40,000 में से 20% तो माइनस करो, तो तुम्हें पता लग गया कि जो तुमने सामान बेचा उनकी कॉस्ट 1,92,000 की है। तो इतनी कॉस्ट प्राइस का सामान तुम्हारे पास पड़ा था, उसमें से इतनी कॉस्ट प्राइस का सामान तुमने बेच दिया, तो 12,500 तुम्हारे पास सामान पड़ा हुआ है क्लोजिंग स्टॉक, इसकी ये कॉस्ट है। या तुम ऐसे निकाल सकते हो, ये तुम्हारी मर्जी है। करेक्ट? केस स्टडी 21 में क्या कहता है? केस स्टडी 21 में कहता है कि कैपिटल केबल्स लिमिटेड हैज ए नॉर्मल वेस्टेज ऑफ 4% इन प्रोडक्शन प्रोसेस। During the year 1920, company used 12,000 metric tons of raw material costing 150 50 per metric ton. At the end of the year, 630 metric tons of wastage was in stock. Accountant want to know how this wastage is to be treated in the books. पहले तो आप समझने की कोशिश यहां से करें कि टोटल मटेरियल आपने 12,000 मेट्रिक टन यूज करा है। करेक्ट? आपने यूज करा। अब उसमें से 4% नॉर्मल लॉस है। अगर 4% नॉर्मल लॉस है तो 12,000 का 4% 480 होता है, यानी कि ये तो नॉर्मल वेस्टेज है। लेकिन क्वेश्चन में तुम्हें दिया है कि टोटल वेस्टेज 630 है। इसका मतलब 630 के अंदर 480 तो नॉर्मल वेस्टेज है और 150 जो है वो एबनॉर्मल वेस्टेज है। अब उसी तरीके से तुम फिर नॉर्मल इनकी कॉस्ट फाइंड कर सकते हो। कॉस्ट ऑफ मटेरियल 12,000 एमटी की जो हो जाएगी 12,000 इंटू 150, क्योंकि तुम्हें दिया हुआ है कि जो 12,000 मेट्रिक टन हैं, कॉस्ट जो है 150 पर मेट्रिक टन है, तो 18 लाख की टोटल कॉस्ट हो गई। नॉर्मल वेस्टेज माइनस करके तुम्हें पता लग गया है 11,520 मेट्रिक टन की कॉस्ट इतनी है। तो
18 लाख को तुम इससे डिवाइड कर दोगे तो 156.25 जो है वो तुम्हारी कॉस्ट आ जाएगी, नॉर्मल कॉस्ट आ जाएगी। और फिर तुम किसी भी चीज की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस हो जाएगी 150 इंटू दिस मच। क्वेश्चन में रिमेनिंग इन्वेंट्री के बारे में कुछ दिया नहीं है, तो इसलिए सिर्फ वैल्यूएशन ऑफ एबनॉर्मल स्टॉक मुझे फाइंड करना है। जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट्स के बारे में तुमने कॉस्टिंग में मुझसे ज्यादा पढ़ा हुआ है, तो इसलिए इसके बारे में तुम्हें ज्यादा मालूम है, लेकिन फिर भी अब मैं भी अपना जो ड्यूटी है उसको मुझे निभानी ही पड़ेगी। जब हम रॉ मटेरियल यूज करते हैं, आपको मालूम है प्रोडक्शन प्रोसेस में एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो कई बार ऐसा होता है कि कुछ बाई प्रोडक्ट्स भी निकल आते हैं, कुछ जॉइंट प्रोडक्ट्स भी निकल आते हैं, करेक्ट। यानी कि सिंपल वर्ड्स में कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्ट निकल आते हैं। अगर जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट हमारे पास आए हैं उनकी अगर कुछ सिग्निफिकेंट वैल्यू होती है तो उसको हम जो है जॉइंट प्रोडक्ट बोलते हैं। मान लेते हैं कि मैंने क्या बोलते हैं रॉ मटेरियल यूज कर करके कुछ प्रोडक्शन करा, उसमें से ये प्रोडक्ट्स मेरे पास आ गए जिसमें से ए और बी की तो सिग्निफिकेंट वैल्यू है, इसको मैं जॉइंट प्रोडक्ट बोलूंगा, लेकिन सी की सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है तो इसको मैं बाई प्रोडक्ट बोलूंगा। पहले तो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जॉइंट प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट का डिफरेंस क्या होता है। जॉइंट प्रोडक्ट का मतलब है जिनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है, बाई प्रोडक्ट का मतलब है जिसकी सिग्निफिकेंट वैल्यू नहीं है। कुछ समझाने के लिए मैंने तुम्हें पहले केस स्टडी 23 करी, ये बेहद सिंपल केस स्टडी है सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन जिन कॉस्टिंग वालों को तो ये वैसी चीजें पता होती हैं, लेकिन फिर भी वो कहते हैं FTQ लिमिटेड यूजेस रॉ मटेरियल टू प्रोड्यूस ए प्रोडक्ट। अब वो कहते हैं टू प्रोडक्ट्स A एंड B एमर्ज हैविंग सिग्निफिकेंट वैल्यू। इसका मतलब ये दोनों प्रोडक्ट जो हैं जॉइंट प्रोडक्ट है, ये दोनों जो है जॉइंट प्रोडक्ट है, इजंट इट और नॉट, क्योंकि इनकी सिग्निफिकेंट वैल्यू है। अब तुम्हें यह बताया गया है कि A की 100 यूनिट्स हैं, B की 150 यूनिट है। अगर मैं A को बेचूं अभी तो 30,000 रुपए मिल जाएंगे, इससे 70,000 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन अगर मैं A की इन यूनिट्स को आगे और प्रोसेस करता हूं और बढ़िया प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करता हूं तो मुझे कुछ प्रोसेसिंग कॉस्ट लगानी पड़ेगी 5,000 और 10,000। और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट देखो, जब मैंने रॉ मटेरियल इस्तेमाल करे होंगे तो जब तक ये प्रोडक्ट जिसको तुम कॉस्टिंग में स्प्लिट ऑफ पॉइंट बोलते थे, करेक्ट, तो कहता है इनके स्प्लिट होने से पहले तक का जो खर्चा था वो 50,000 रुपए का खर्चा था। मेन मुद्दा यही होता है कि इस खर्चे को इन जॉइंट प्रोडक्ट में कैसे एलोकेट करा जाए। तो एलोकेट करने के कई तरीके हो सकते हैं जो कि मैंने तुम्हें बताने की कोशिश करी। एक तो तरीका ये है, आपने 100 यूनिट 150 यूनिट्स लिखा और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट को इनकी यूनिट्स के रेशियो के आधार पर बांट दिया। यानी कि एक तो मैं यूनिट्स के आधार पर बांट सकता हूं, जैसे 50,000 का खर्चा है, 100 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 50,000 इंटू 100 यूनिट्स डिवाइडेड बाय 250। 50,000 में से 20,000 का खर्चा ए का आ गया, 30,000 रुपए बी का आ गया। एक तो हम यूनिट्स के रेशियो के हिसाब से कर सकते हैं, या हम सेल्स वैल्यू के रेशियो के आधार पर भी इन खर्चों को डिवाइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इनकी सेल वैल्यू 30,000 और 70,000 है, तो 50,000 इंटू 30,000 डिवाइडेड बाई 1 लाख, यानी कि जो 50,000 का खर्चा है उसमें से 15,000 का खर्चा मैं एलोकेट कर दूं ए को और 35,000 का खर्चा एलोकेट कर दूं बी को। या फिर मैंने कहा सेल्स वैल्यू के आधार पर कर सकते हैं, या फिर मैं ऑन द बेसिस ऑफ नेट रियलाइजेबल वैल्यू भी कर सकता हूं। नेट रियलाइजेबल वैल्यू का मतलब है सेल्स माइनस फर्दर प्रोसेसिंग कॉस्ट, जो कि 25,000 आ जाएगी, और इसमें 70,000 माइनस 10,000 जो कि 60,000 आ जाएगी। आप इस रेशियो में 25,000 टू 60,000 इस 50,000 के खर्चे को एलोकेट कर सकते हैं। इसमें तो मैंने ये बताया, लेकिन जो क्वेश्चन मेन है, जो कि तुम्हारे मॉड्यूल का क्वेश्चन है, वो ये है। क्वेश्चन में ये है, इस क्वेश्चन में वो क्या कहता है, इन ए मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस ऑफ HLM लिमिटेड वन बाई प्रोडक्ट BP। वो कहता है जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, एक तो उसमें से क्या होता है, बाई प्रोडक्ट जिसका नाम BP लिखा हुआ है एमर्ज होता है। उसके अलावा दो मेन प्रोडक्ट, या मेन प्रोडक्ट का मतलब ही ऐसे प्रोडक्ट जिनके सिग्निफिकेंट वैल्यू है, यानी कि जॉइंट प्रोडक्ट P1 और P2 एमर्ज होते हैं अपार्ट फ्रॉम स्क्रैप, और कुछ स्क्रैप भी एमर्ज होता है। बाई प्रोडक्ट भी एमर्ज होते हैं, जॉइंट प्रोडक्ट भी एमर्ज होते हैं, और कुछ स्क्रैप भी निकलते हैं। डिटेल्स ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस आर एज अंडर। तुम्हें ये डिटेल्स दी हैं, जैसे कि 14,500 यूनिट्स हमने यूज करी थी 1,50,000 की कॉस्ट पर। वेजेस का खर्चा इतना है, फिक्स्ड ओवरहेड्स का इतना है, वेरिएबल ओवरहेड्स का इतना है, और जो आउटपुट आया, एक तो P1 आया जो कि जॉइंट प्रोडक्ट है, P2 भी जॉइंट प्रोडक्ट है,
एक बाई प्रोडक्ट 2000 यूनिट्स भी निकला, और उसने हमें यह बताया कि जो क्लोजिंग स्टॉक बचा हुआ है P1 का 250 बचा है, P2 का जो है 100 यूनिट्स बचा हुआ है। ये तुम्हें क्वेश्चन में दिया हुआ है। आगे उसने मेन चीज क्या दी है, कह रहा है एवरेज मार्केट प्राइस ऑफ P1 एंड P2 इज 60 पर यूनिट एंड 50 पर यूनिट। जैसे कि अभी मैंने जो पीछे सेल वैल्यू बताई थी, ऐसे ही इनका एवरेज मार्केट प्राइस भी दिया है। अब कहता है जो बाई प्रोडक्ट है इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट। जो बाई प्रोडक्ट है, क्योंकि बाई प्रोडक्ट को हम आगे फर्दर प्रोसेस नहीं करते हैं और उसको हम अधिकतर बेच ही देते हैं, तो जो बाई प्रोडक्ट है उसको हमने 20 रुपए पर यूनिट में बेच दिया। अब कहता है देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 5000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज ऑफ ₹8000 एंड पैकिंग चार्ज ऑफ ₹2000। वो कहता है बाई प्रोडक्ट देयर इज ए प्रॉफिट ऑफ 5000 ऑन सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट। पहले तो बाई प्रोडक्ट को बेचने से 5000 रुपए का प्रॉफिट हुआ। वो कहते हैं सेल ऑफ बाई प्रोडक्ट आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज, और कहता है ये जो प्रॉफिट हुआ आफ्टर इनकरिंग सेपरेट प्रोसेसिंग कॉस्ट 8000, पैकिंग चार्ज 2000, और कहता है 5000 रुपए रियलाइज हुए स्क्रैप को बेच करके। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में करना क्या है, पहले तो मेन चीज, सबसे पहले तो तुमने ये देखना है कि अभी तक जो तुम्हारा टोटल खर्चा है वो कितने का हो गया। पहले तो टोटल प्रोसेस कॉस्ट, इन सबको तुम ऐड करोगे तो वो 3,55,000 आ जाएगी। ये सारी कॉस्ट को पहले तो तुम पहले ऐड कर दो, ठीक है। अब ये मैंने यहां पर स्प्लिट ऑफ पॉइंट लिखा हुआ है, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट है। इस पॉइंट के बाद हम मान लेते हैं कि ये जो हमें क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी है कि एक तो P1 नाम का जॉइंट प्रोडक्ट हमारे पास आया, फिर हमारे पास P2 नाम का आया, इसकी 5000 यूनिट्स हैं, इसकी 4000 यूनिट्स हैं। एक बाई प्रोडक्ट निकला जिसकी कि 2000 यूनिट्स हैं, और उसने कहा कि कुछ स्क्रैप प्रोडक्ट भी निकला जिससे कि मुझे 5000 रुपए मिले। इजंट इट और नॉट? 5000 ये लिखा हुआ है ना, 5000 वो रियलाइज फ्रॉम द स्क्रैप, तो 5000 रुपीज स्क्रैप से मुझे ये मिले। ये क्वेश्चन की कहानी है। क्वेश्चन उतना मुश्किल नहीं है जितना लग रहा है। कई बच्चे तो क्वेश्चन के लेंथ और ब्रेड्थ को देख करके क्वेश्चन छोड़ देते हैं। सबसे पहले तो तुम्हें यह मालूम होना चाहिए, ये कॉस्टिंग में भी है, एज पर इंड एस टू इन्वेंट्रीज मोस्ट बाई प्रोडक्ट्स एज वेल एज स्क्रैप और वेस्ट मटेरियल बाय देयर नेचर आर इमटेरियल। ऑफ कोर्स ये इमटेरियल होते हैं। दे आर ऑफन मेजर्ड एट नेट रियलाइजेबल वैल्यू एंड दिस वैल्यू इज डिडक्टेड फ्रॉम द कॉस्ट ऑफ द मेन प्रोडक्ट। इसका क्या मतलब है, पहले इस लाइन को हम समझ लेते हैं। देखो, जो बाई प्रोडक्ट है उसकी 2000 यूनिट्स है, करेक्ट, 2000 यूनिट्स हैं। जो बाई प्रोडक्ट है उसकी 2000 यूनिट्स तो हैं, और उसने यहां लिखा था कि बाई प्रोडक्ट इज सोल्ड एट द रेट ऑफ 20 पर यूनिट। बाई प्रोडक्ट जो है वो हमने 20 पर यूनिट के हिसाब से बेचा, तो टू सेलिंग प्राइस ऑफ बाई प्रोडक्ट इज 2000 इंटू 20 40। क्वेश्चन में यह भी लिखा हुआ था कि जब हमने इस आइटम को बेचा बाई प्रोडक्ट को, तो सेपरेट प्रोसेसिंग चार्ज लगे बाई प्रोडक्ट में, एक तो 8000 के और कुछ पैकिंग चार्जेस भी लगे। ये तो क्वेश्चन में लिखा हुआ था। तो इसका मतलब सेलिंग प्राइस में से ये खर्चे मैं अगर माइनस कर दूं तो मुझे पता लग गया कि जो नेट सेलिंग प्राइस है, जो नेट सेलिंग प्राइस है बाई प्रोडक्ट की या नेट रियलाइजेबल वैल्यू है, वो 30,000 रुपए की है। किसी कारण से तुम्हें बाई प्रोडक्ट की नेट रियलाइजेबल वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, करेक्ट, पहले तो। अब उसके बाद मैंने यहां पर क्या लिखा, कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ कन्वर्जन फॉर एलोकेशन बिटवीन जॉइंट प्रोडक्ट P1 एंड P2, यानी कि अब मैं कॉस्ट कंप्यूट कर रहा हूं जो कि मैंने एलोकेट करनी है P1 और P2 में। रॉ मटेरियल का खर्चा हमें दिया ही हुआ है, वेजेस का खर्चा दिया ही है, फिक्स्ड ओवरहेड्स दिया ही है, वेरिएबल ओवरहेड्स दिया ही है। अभी अभी मैंने तुम्हें जो बताया मेन पॉइंट, कि बाई प्रोडक्ट की जो नेट रियलाइजेबल वैल्यू होती है और स्क्रैप की जो सेल वैल्यू होती है वो इमटेरियल होती है, और इसीलिए हम इनको फाइनल कॉस्ट में से माइनस कर देते हैं। ये जो मैं तुम्हें पॉइंट बता रहा था यहां पर, एज पर इंड एस टू इन्वेंट्रीज मोस्ट बाई प्रोडक्ट एज वेल एज स्क्रैप or waste material by their nature are immaterial and they are often measured at net realizable value and this value will have to be deducted from the cost of the main product. इसका मतलब है जो स्प्लिट ऑफ पॉइंट पर मेरी कॉस्ट लगी थी उसमें से मैं ये दोनों चीजें माइनस कर दूंगा, 35,000। तो इसका मतलब जो 3,55,000 का खर्चा आ रहा था, जब मैंने उसमें से ये माइनस कर दिया तो इसका मतलब मैं मान के क्या चल रहा हूं कि मेरा खर्चा 3,20,000 का ही आया।
मैंने बजाय इसको आगे कहीं और ट्रीट करने के, मैंने अपना जो अभी तक स्प्लिट ऑफ पॉइंट तक की कॉस्ट थी उसको कम कर दिया। तो 3,20,000 का खर्चा फाइनली मुझे P1 और P2 में डिवाइड करना है, और वो तुम डिवाइड जैसे मर्जी करना चाहो कर सकते हो। मैंने अभी इससे पहले वाली केस स्टडी में तुम्हें उसके कई तरीके बताए थे। डिटर्मिनेशन ऑफ बेसिस फॉर एलोकेशन एंड एलोकेशन ऑफ जॉइंट कॉस्ट टू P1 एंड P2। आउटपुट जो है 5,000 4,000 दिया हुआ है, सेलिंग प्राइस 60 और 50 दी है, तो तुमने इनकी सेल वैल्यू निकाली। ये 60 और 50 नीचे लिखी हुई थी, तो इस रेशियो में तुम इसको डिवाइड कर दो 3,20,000 को। तो 3,20,000 को तुमने इनकी सेल्स रेशियो में यहां कर दिया। जब तुम्हारी मर्जी है, तुम सेल्स वैल्यू में यूनिट रेशियो में भी कर सकते हो, पर बेस्ट रहता है सेल वैल्यू, करेक्ट। उसके बाद फिर तुम्हारी कॉस्ट पर यूनिट आ गई। अब कॉस्ट पर यूनिट आ गई तो जो इनकी बची हुई यूनिट्स थी वो इनको तुम मल्टीप्लाइड कर करके उनकी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। मेन पॉइंट इसमें यही है कि पहले आपको बाई प्रोडक्ट की एनआरवी निकालनी जरूरी थी। बाकी फिर इस क्वेश्चन में, इसमें मैंने तुम्हें स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट के बारे में एक एग्जाम्पल लिखा है। एग्जाम्पल क्या लिखा है, इसको ऐसे ही समझा जा सकता है। 1/10/2023 को मैंने 4,000 यूनिट्स परचेज करी, उसमें से मैंने 3,000 यूनिट्स बेच दी, बैलेंस 1,000 यूनिट्स बचा है। बिकॉज मैं इन यूनिट्स को, ये स्पेसिफिकली आइडेंटिफाइड यूनिट्स हैं, यानी कि इनको मैं आइडेंटिफाई कर सकता हूं। तो मुझे पता है भाई मैंने 4,000 ये यूनिट्स खरीदी थी, इसमें से 3,000 बेच दी, और इनका प्राइस 10 पर यूनिट है, तो 1,000 इंटू 10, तो 10,000 रुपए जो है वो मेरी कॉस्ट आ जाएगी। इसको कहते हैं स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन कॉस्ट। यानी कि जैसे कि मैंने 8 फरवरी को या 8 जनवरी को मैंने अब 3,000 यूनिट्स खरीदी, उसमें से 2,000 बेच दी। ये यूनिट्स आइडेंटिफाइड है, सेपरेटली आइडेंटिफाइड है। जब यूनिट सेपरेटली आइडेंटिफाइड हो सकती हैं तो ये तरीका भी यूज करा जा सकता है इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के लिए। हालांकि ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड था, मतलब ये दिखने में तो आसान है, लेकिन ऐसा प्रैक्टिकल लाइफ में इंप्लीमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो 3,000 माइनस 2,000 1,000 मान लेते हैं, 20 पर प्राइस है तो 20,000। इसी तरीके से अगर ये ट्रांजेक्शन हुई है तो तुम अपनी इन्वेंट्री फाइंड आउट कर सकते हो। इन्वेंट्री वैल्यूएशन के बारे में मैंने ये बताया हुआ है यहां पर। The specific identification method is one of the accounting methods used for the valuation of the inventory, where track of every item of inventory is used in the company is kept from the time such inventory comes into the business till the time it goes out of the business. करेक्ट। तो जनरली जो बहुत हाई वैल्यू वाली कंपनी होती हैं, जैसे जो ज्वेलरीज में डील करती हैं, हैंडीक्राफ्ट्स में डील करती हैं, बड़े कॉस्टली आइटम्स में डील करती हैं, तो वही जो है इस तरह का ट्रैक रख सकती हैं, अदरवाइज इट इज नॉट पॉसिबल। फिर ये फीफो मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन है। फीफो मेथड ये सब तुमने कॉस्टिंग का पार्ट है। अब ये वैसे स्टैंडर्ड में जो मुझे कराना था वो मैं ऑलरेडी करा चुका हूं। अब इस मेथड में वो क्या कहता है, फीफो मेथड के अंदर केस स्टडी 26 में फीफो मेथड सभी को मालूम है, मैं अब इसमें तुम्हें क्या बताऊं। पहले तो कहता है, तुम्हें कुछ इंफॉर्मेशन दी है, एंटिटी ZFX लिमिटेड इज ए लीडिंग डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ पेट्रोल। वैसे मॉड्यूल से ही क्वेश्चन लिया। ए डिटेल्ड इन्वेंट्री ऑफ पेट्रोल इन हैंड इज टेकन व्हेन द बुक्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ द मंथ फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। अब कुछ इंफॉर्मेशन तुम्हें दी है। कहता है सेल्स 47,25,000 की है, जनरल ओवरहेड्स 1,25,000 के। वो कहता है तुम्हारे पास शुरुआत में इन्वेंट्री जो थी 1 लाख लीटर्स था, 15 रुपए पर लीटर के हिसाब से। फिर तुमने 1 जून को 2 लाख लीटर और परचेज करा, 1 जून को। 30 जून को तुमने 1 लाख लीटर और परचेज करा, उनके रिस्पेक्टिव प्राइसेस जो है वो ये है। और क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हें ऑलरेडी दी हुई है, 1,30,000 लीटर्स क्लोजिंग इन्वेंट्री तुम्हें दी हुई है। अब वो क्या कह रहा है यहां पर, कंप्यूट द फॉलोइंग बाय फीफो एज पर इंड AS 2। वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री ऑन 30th ऑफ जून तुमने एक तो फाइंड करनी है, अमाउंट ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करनी है, प्रॉफिट और लॉस फॉर द मंथ ऑफ जून फाइंड करना है। फीफो मेथड से करना है। तो पहले तुम्हें समझना क्या है, फीफो मेथड का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, ये तो सभी को मालूम है। सबसे पहले तो इन्वेंट्री तुम्हारे पास बिगनिंग में जो पड़ी है 1 लाख की पड़ी है, 1 लाख लीटर्स पड़ा है, ये तो तुम्हें मालूम है। अब तुमने इन्वेंट्री जो खरीदी फिर 1 जून को खरीदी, ये तो पहले से ही थी, 1 जून को खरीदी और 30 जून को खरीदी। इसका मतलब मैं सारा ऐड कर दूं तो टोटल जो पेट्रोल तुम्हारे पास अवेलेबल होना चाहिए वो 4 लाख लीटर्स का होना चाहिए। 4 लाख लीटर्स का पेट्रोल तुम्हारे पास अवेलेबल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए।
अब उसने कहा कि क्लोजिंग इन्वेंट्री जो है 1,30,000 लीटर है, ये तो तुम्हें क्वेश्चन में दिया ही हुआ है। क्लोजिंग इन्वेंट्री इतनी तुम्हारे पास मौजूद है, तो इसका मतलब जो तुमने इस साल क्वांटिटी बेची है, सॉरी इस मंथ में जो क्वांटिटी बेची है वो 2,70,000 लीटर्स की बेची होगी। 2,70,000 लीटर तुमने बेची होगी। अब ये तो तुम्हें पता लग गया कि तुमने 2,70,000 लीटर जो है पेट्रोल बेचा है। तो फीफो का मतलब है जो तुम्हारे पास पहले पड़ा था, यानी कि पहले तुम्हारे पास 1,00,000 की इन्वेंट्री पड़ी हुई थी, लीटर्स पड़ा था, और वो रेट 15 के हिसाब से था, यानी कि 2,70,000 लीटर जो तुमने बेचा उसमें से 1,00,000 लीटर तो तुमने बेचा इस रेट के हिसाब से, 15 के हिसाब से 15 लाख। अभी भी मुझे 1,70,000 लीटर की और दरकार है, 1,70,000 लीटर की और दरकार है, इजंट इट और नॉट? तो जो मैंने 1,70,000 बेचा होगा वो 14.25 के हिसाब से बेचा होगा, क्योंकि जब मेरे पास शुरू में 1,00,000 लीटर था, उसके बाद मैंने 2,00,000 लीटर खरीदा था 14.25 के हिसाब से, तो इसका मतलब ये मैंने इतने के हिसाब से बेचा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो अब मैं क्या करूंगा, देखो यहां पर, अब इसको दो तरीके से करा जा सकता है। पहले तो ये जो मैंने माल बेचा 1 लाख इंटू 15, जो मैं अभी बता रहा था 15 लाख, और 1,70,000 यूनिट्स लीटर्स इंटू 14.25, अगर मैं इनको ऐड कर दूं तो ये आ जाएगा आपका 39,22,500। ये बेसिकली तुम्हारी क्या आ गई, ये तो कॉस्ट ऑफ सेल्स आ गई जी। भाई जो तुमने माल बेचा उसकी कॉस्ट इतनी है, इजंट इट और नॉट? अब तुम्हारे पास इन्वेंट्री जो बिगनिंग में थी 1,00,000 लीटर 15 रुपए के हिसाब से 15 लाख की थी, और तुमने 2,00,000 लीटर 14.25 के हिसाब से और खरीदा, फिर 1,00,000 और खरीदा 15.5 के हिसाब से, यानी कि इन सबको मैं ऐड कर दूं तो ये क्या बता रहा है कि तुम्हारे पास 4,00,000 लीटर पेट्रोल था जिसकी की कॉस्ट इतनी थी। 4,00,000 लीटर पेट्रोल था जिसकी की कॉस्ट इतनी थी, उसमें से तुमने 2,70,000 बेच दिया 39,22,500 की कॉस्ट का, तो जो तुम्हारे पास बच गया 1,30,000 जो लीटर बच गया, 4,00,000 में से 2,70,000 माइनस करके 1,30,000 तुम्हारे पास जो बच गया, उसकी कॉस्ट 19,42,500 होगी। सेल्स 47,25,000 की तुम्हारे को दी हुई है, इजंट इट और नॉट? सेल्स इस क्वेश्चन में दी थी या नहीं दी थी? 47,25,000 की सेल्स तुम्हें क्वेश्चन में दी थी, ठीक है। अभी अभी मैंने कहा, एक सेकेंड, ये माउस कभी कभी ना प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। तो 47,25,000 में से मैंने जो कॉस्ट है, ये मेरी कॉस्ट है 39,22,500, ठीक है। तो ये मैंने माइनस कर दिया, तो इसका मतलब मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 8,02,500 हो गया। और क्वेश्चन में जो तुम्हें जनरल ओवरहेड्स दिए थे वो तुम माइनस करके नेट प्रॉफिट भी निकाल सकते हो। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करा जा सकता है। बाकी ये जो केस स्टडी है, केस स्टडी 27, वाई लिमिटेड वैल्यूज फिनिश गुड्स एट प्राइम कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू विच एवर इज लेस, ये रॉन्ग है। प्राइम कॉस्ट पर नहीं करना चाहिए। वो क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि फीफो बेस्ड प्राइम कॉस्ट इज नॉट एडवाइज्ड बाय इंड AS 2 which says that cost of finished good should include cost of raw material, packing material and portion of fixed and valuable overheads। तो प्राइम कॉस्ट के अंदर तो पैकिंग कॉस्ट आ नहीं सकती, तो इसलिए वो गलत है। और ये तुम्हें कुछ क्वेश्चंस तुम्हें दिए हुए हैं और ये तुम क्वेश्चन कर सकते हो, इसमें कोई मेरे कराने लायक है नहीं। और फिर एक पॉइंट है इंटरेस्ट एंड बोरोइंग कॉस्ट से रिलेटेड। सच कॉस्ट आर नॉट कंसिडर्ड वाइल वैल्यूइंग इन्वेंट्री, ये मैंने तुम्हें पहले भी बताया हुआ था। इसमें यही चीज तुम्हें दी हुई है। ए कंपनी डील्स इन परचेज एंड सेल ऑफ टिम्बर एंड हैज इंक्लूडेड नॉशनल इंटरेस्ट चार्जेस। मैंने कहा कि इंटरेस्ट चार्जेस जो है इंक्लूड नहीं करे जाएंगे। इसी तरीके से केस स्टडी 32 है, इसका भी ताल्लुक इसी तरीके से, इसको भी तुम कर सकते हो। तुम्हें मालूम है मैं तब तक कुछ चीज खुद करने के लिए नहीं देता जब तक मुझे ये कॉन्फिडेंस नहीं रहता कि तुम इसको कर लोगे।
फिर ये तुम किसी कारण से जरूर पढ़ लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, हालांकि इसके बारे में मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूं, ठीक है। रिकग्नाइजेशन और डिस्क्लोजर तुम पढ़ना चाहो तो पढ़ लेना, उसकी कोई जरूरत नहीं होती। फिर उसके आगे मैंने ये डिफरेंसेस दिए हैं बिटवीन इंड AS2 एंड AS2, ये तुम्हें पढ़ लेने चाहिए, ठीक है। और फिर तुम्हारे रिवीजन के लिए मैंने इसमें रिवीजन मैंने दिया है या नहीं दिया, हाँ रिवीजन समरी, वही मैं सोच रहा था, मैंने दी तो है। तो क्विक फायर रिवीजन करना चाहते हैं तो आप इसको कर सकते हैं। तो ये था आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री। मैंने शुरू में ही आपको कहा कि जो इंपॉर्टेंट है इसमें से वैल्यूएशन ऑफ रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो वैल्यूएशन और रॉ मटेरियल के क्वेश्चन आप थोड़ा सा ध्यान से करके जाना, बाकी इस स्टैंडर्ड में ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपसे कहूं कि उस पर आपने फोकस करना है, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में और किसी नए स्टैंडर्ड के साथ। टिल देन इट्स टाइम टू से गुड बाय।